प्रणाम साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। मैं ये कह रही थी प्रश्न नंबर 250 प्रस्तुत प्रकरण में कौन से जीवों की हिंसा आदि का वर्णन किया जाता है? कौन सा प्रश्न नंबर? 1250। हाँ। प्रस्तुत प्रकरण में कौन से जीवों की हिंसा आदि का वर्णन किया जा रहा है? हाँ। आधा कर्मी आहार तैयार करने में जो जीव हिंसा प्रणतिपात होती है और झूठ बोलकर मृषावाद से जो आधा कर्मी आहार दिया जाता है वह विवक्षित है। प्रणतिपात और मृषावाद को दान का विश्लेषण बनाकर व्याख्या की गई है। ये सब प्रकार का प्रणतिपात और मृषावाद यहाँ विवक्षित नहीं है। ये चीज थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं है। सब प्रकार का प्राणातिपात यानी कोई पंचेंद्रिय की हिंसा कर रहा है, जीवों को तलवार से मार रहा है, कर रहा है, वो विवक्षित नहीं है यहाँ। अच्छा, ठीक। आप लोग दोनों पढ़ रहे हैं, आपके भाभी जी स्नेहा जी और आप मिलकर? हाँ, वो भी पढ़ रहे हैं। दोनों साथ में भी थोड़ा डिस्कस कर लिया करिए तो और क्लियर हो जाएगा आप लोग का भी अच्छी तरह। आपको तो पहले भी सीखा हुआ है इतना, तो और अच्छे से हो जाएगा। साहब कुछ भी ऐसा लगता है कि निर्मला जी और वो हेलो। हाँ साहब। निर्मला जी और कर रहे हैं आपके साथ? नहीं, अभी उनका बैठा ही नहीं एक्चुअली। अच्छा। और वो सुशीला जी जयपुर में है, वो सुशीला जी पालावर। हाँ, वो भी कर रहे पूरा। वो फोन पे पूछते रहते मेरे को। हाँ, पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भी बहुत नहीं। हाँ, उनको एक्चुअली में क्या, हम सब मंजू भाभी जी के साथ बहुत लंबे टाइम तक साथ में पढ़े। जब से ये कर्म ग्रंथ शुरू हुआ ना, तब से इन लोगों को वो बहुत टफ लगने लग गया। ये आधे चने तो हट गए, कर्म ग्रंथ के नाम से ही हट गए। ठीक। बाकी हम जो जुड़े हुए अभी भी क्लासेस चालू है। थोड़ा सा फ्यूरिश जैसा हो रहा है तो अभी दो क्लास से गई नहीं। अनीता जी जैन पढ़ रहे हैं ना आज? हाँ, उनका नाम आया था। हाँ जी दीदी, कौन सा नंबर है दीदी? अभी थोड़ी टाइम है ना, 5 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सबको म्यूट कर रही हूँ मैं, जो भी बोलना चाहे रेस कीजिएगा। हेलो हेलो। हेलो। हाँ मैम। हाँ अनीता जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अनीता जी अनम्यूट कीजिए। ये अनम्यूट करने तो ये क्या है? अनम्यूट है ये? तो यहाँ तो फिर वो नहीं आ रहा ना। ज्योति सुनाई नहीं पड़ रहा है। हाँ अनीता जी। हाँ जी दीदी। हाँ मैम कुछ पूछ रहे, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ये पुष्पा दीदी है ना, नारायणा में, पुष्पा छल्लानी जी। हाँ हाँ हाँ, मैं दिल्ली से, हम उनके पास ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। दिल्ली में। आप पढ़ते हैं क्या उनसे? हम जी पहले वो क्लास लेती थी हमारी, अब उन्होंने छोड़ दिया है। तो मैंने ना ये पेपर दिए थे शुरू तक के, 4 साल दिए हैं पेपर, 5वें साल का रह गया। हाँ, आप पढ़ा करिए उनसे, उन्होंने मेरे को बहुत आता है। ये भगवती सब परीक्षाएं देते हैं वो, आप पढ़ा करिए। ना, उन्होंने मेरे को बताया था, उन्होंने मेरा नंबर ज्वाइन किया आपके इसमें। हाँ हाँ, हाँ जी। लेकिन और पढ़ा करिए तब और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है दीदी, ठीक ठीक। जय जिनेन्द्र दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। ये दीदी कौन सा नंबर पढ़ना है अभी? हाँ, अभी देरी है 2-3 मिनट। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है?
ज्योति, श्वेता नवलखा को भी बना दो ना को होस्ट। हाँ मैम, देख रही हूँ, अभी तक लॉगिन नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। भाभी जी, हेलो। प्रणाम भाभी हाँ जी। बोलिए। हाँ बोलिए शांति जी। भाभी जी, एक चीज पूछनी थी, जैसे 14 नियम लीवे हो, 14 नियम लेने के बाद कभी ऐसा हो गया इमरजेंसी में, मेरे को जाना पड़ गया, तो उसका प्रायश्चित क्या आएगा? उसका प्रायश्चित मरासा और दर्शन करते ही हो ना, वहाँ कैलकाटा में आते ही रहते मंदिर में, उनसे लेना ठीक रहेगा। अच्छा, तो फिर क्या सब चीज लग गई थी, जैसे कपड़े लत्ते जाना आना सब हो गया था? हाँ वो सब लगा, वो ठीक प्रायश्चित करके उनसे ले लेना प्रायश्चित। अच्छा ठीक है। ठीक। हाँ हाँ बोलो सुनीता। सुनीता बोलो। हाँ भाभी जी, हाँ बोलो। जो बादर अनंत प्रदेशी स्कंद है ना, असंख्यात आकाश प्रदेश पर अवगाढ़ है, तो उनमें क्या सर्व चीज? से क्या जो चीज? बादर अनंत प्रदेशी स्कंद है ना, असंख्यात आकाश प्रदेश पर अवगाढ़, हाँ तो उनमें सर्व से देश वाला भंग कैसे घटित होगा? क्योंकि सर्व में तो अपने एक आकाश प्रदेश पर अवगाढ़ माना है ना। सर्व से देश कौन सा? परमाणु, दो प्रदेश स्कंद आदि ना, वो स्पर्श उनमें होगा वाला, ही नहीं, वो उनमें शून्य भंग होता है। जो स्पर्श वाला भंग है कि स्पर्श करते हाँ हैं वो वाला। घटित नहीं होगा, वो शून्य भंग है। अच्छा, आंटी जी, बादर में घटित नहीं होगा, सूक्ष्म में घटित हो जाएगा। अरे एक भाभी जी, जो काला वर्ण है वो ना वापस 4 वर्ण में परिवर्तन होके असंख्य काल में ये बताया है, लेकिन अपने मध्यम काल अगर 2 समय 4 समय लेते हैं, तब तो काले से नीला व वापिस काला बन जाएगा ना। हाँ वो तो उत्कृष्ट का खाली बता रहे ना, मध्यम तो 2 समय बाद भी बन जाएगा। हाँ, उसमें कोई 4 वर्ण में परिवर्तन होना जरूरी नहीं है, 1-2 में होके कुछ भी बन जाएगा। हाँ। और एक भाभी जी, जो भाषा के पुद्गल जीव ने ग्रहण किए, तो वो शब्द रूप में परिणित हो गए कि छोड़ते वक्त तो वो भाषा के पुद्गल ही गए वो ना। भाषा वर्ग नहीं रहती है, अगर परिवर्तित नहीं हुई हो तो भाषा वर्ग नहीं रहती है। नहीं, अगर जैसे मैंने अभी भाषा वर्गना के पुद्गल ग्रहण किए, तो मैंने बोली तो वो शब्द रूप में परिणित हो गए। तो शब्द क्या है? शब्द भाषा ही तो है। नहीं, वो भाषा में, वो वर्गना में कोई ऐसा अंकित नहीं होता क्या कुछ भी? नहीं वो भाषा वर्गना ही रही। भाषा वर्गना में ही सामर्थ्य है शब्द रूप परिणत होने की। तो अच्छा, शब्द भी बन गए तो अपन शब्द रूप में निकल गई है, पड़ी है भाषा वर्गना रूप में। अच्छा, ठीक है भाभी जी, यही था प्रश्न। हाँ प्रणाम भाभी जी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, बोलो तारा जी। अच्छा भाभी जी, ये प्रश्न 249 है। हाँ इसमें किस कारण से कहा जाता है कि सभी नैरिक समान क्रिया वाले नहीं है? इसका जो दूसरा पॉइंट है, सम्यक दृष्टि नैरिक मिथ्या दर्शन प्रत्यय क्रिया को छोड़कर शेष 4 क्रियाएं वाले होते हैं, इसीलिए कहा गया कि सभी नैरिक समान क्रिया वाले नहीं होते। तो क्या नैरिक भी सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? हाँ क्षायिक सम्यक दृष्टि भी होते हैं। वहां पर कृष्ण वासुदेव श्रेणिक राजा है, तीर्थंकर नाम कर्म बांधे हुए जीव, असंख्यात जीव सदैव नरक में रहते हैं, और तीर्थंकर मिथ्यात्व को स्पर्श नहीं करते हैं, सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं सोची सम्यक दृष्टि तो नैरिक में जा ही नहीं सकते। नहीं श्रेणिक राजा क्षायिक सम्यक दृष्टि थे ना। हाँ कृष्ण वासुदेव भी अभी नरक में है, तो वो संकित तो जाएगी नहीं, और सूक्ष्म सम्यक दृष्टि भी होते हैं वहां पर। ठीक, वहां जाने के बाद भी आ जाती है नेरिकों को संकेत कि बहुत दुखों में जीवन व्यतीत करते हैं, क्यों हमने इतना पाप कर्म किया आदि सोचकर वहां भी शुभ लेशाएं, भाव लेशाएं शुभ हो जाती है और संकेत आ जाती है उनमें। अच्छा जैसे प्रणाम सर। आंटी जी, ठीक है, कृपा हेलो। करें। आंटी जी, हाँ एक बार है ना श्वेता जी को बोलिए ना, ब्लैक बोर्ड के ऊपर 10 प्रदेशी स्कंद लेकर के और उसपे ये 6 भंग घटित करके बताएं। अच्छा श्वेता खोलो ब्लैक बोर्ड। हाँ एक 1 मिनट, 2 प्रश्न है, पूछ के फिर खोल दो ना। हाँ, बोलिए श्रेया हाँ, जी। हाँ। मैं ये कह रही थी, जैसे अपन ने कहा कि अपने मौन अपन भाषा वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर रहे, अपन त्यागी है,
तो एकेंद्रीय जीव तो वैसे भी भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण नहीं करते, तो वो क्या कहलाएंगे? वो ग्रहण करते ही नहीं है, भाषा पर्याप्ति नाम कर्म ही नहीं बांधते हैं वो। हाँ, तो वो क्या कहलाएंगे? अभाषक। अच्छा, और जो एकेंद्रीय समिति- अभाषक में आते हैं ना, जीवधड़ा में देखिए। हाँ हाँ हाँ, आते ध्यान में। हाँ। और असन्निध पंचेंद्रीय जो जीव है, नहीं असन्निध समुच्चय मनुष्य, सॉरी, हाँ, तो वो भाषा पर्याप्ति को ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं? पहले नहीं जैसा था पूर्ण ना, नहीं पर्याप्ति करते को हैं, नहीं। जिससे सांस लिया वे छोड़ते नहीं है, हाँ, वो श्वासोच्छ्वास 3 पर्याप्ति। पर्याप्ति पूर्ण करते हैं, श्वासोच्छ्वास भी पूर्ण नहीं करते हैं। वो लेते हाँ, ही नहीं है, भाषा वर्गणा पर्याप्ति के पुद्गल ही नहीं लेते हैं, बनाना शुरू ही नहीं करते हैं। जिसमें जितनी शुरू करनी है उतनी ही लेते हैं। जैसे मनुष्य 6 की लेता है, समुच्चय मनुष्य 4 की शुरू करेगा, एकेंद्रीय भी 4 की शुरू करते हैं, एक साथ में हाँ। 4 बांधना शुरू करते हैं, क्रमशः पूर्ण करते हैं उसको। अच्छा, ठीक है। हाँ। बोलिए, एक और है हैंड रेस्ड। विनीता बोलो। हाँ भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो। भाभी जी अभी बताए ना आपकी भाषा, ये असंगी मनुष्य वो लेते ही नहीं है पर्याप्ति, तो अपने 3.5 फिर किस अपेक्षा से बोलते हैं? नहीं, 3.5 चौथी पर्याप्ति कौन सी है? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। हाँ। हाँ, तो श्वासोच्छ्वास भी वो पूर्ण नहीं करते हैं, 5 लेना शुरू ही नहीं करते हैं वो। हाँ, 5 पर्याप्ति के पूरा। श्वासोच्छ्वास, हाँ, सांस पूरा कम, हाँ 5वीं हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक। कहाँ है श्वेता? श्वेता बोर्ड में दिखाओ वो भंग करके एक बार। और तब तक देखिए 1266 में डाउट था। श्वेता है क्या? आंटी जी? चली गई? हाँ, आंटी जी है ना, एक सुनीता जी जो पूछे थे ना, उसमें मेरी जिज्ञासा थी कि सुनीता जी बोले उसमें सर्व से देश तो गठित होगा ना आंटी जी, बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में सर्व से सर्व गठित नहीं होगा, सर्व से देश तो गठित हो सकता है ना? हाँ, सर्व से देश होगा, सर्व से सर्व नहीं होगा। सर्व से देश तो सुनीता एकदम होगा ना, बगल में परमाणु आदि पड़ा है और एक देश स्पर्श कर रहा है बादर अनंत प्रदेशी स्कंद का। सॉरी, सर्व से सर्व नहीं होता है। सुनीता? हाँ ठीक है भाभी जी। हाँ हाँ ठीक है। जैसे एक ये पड़ा है मेरे हाथ में, पेंसिल पड़ी है और एक साइड में समझ लो परमाणु है, तो परमाणु उसको देश से तो स्पर्श कर ही रहा है। परमाणु सर्व है और बादर अनंत प्रदेशी स्कंद देश है। सर्व से सर्व नहीं होगा उनमें भंग। हाँ, बोर्ड निकालो, एक बार बता दो भंग, फिर आगे चलते हैं। और एक वो 1266 का तुम बोल रही थी ना श्वेता? हाँ आंटी जी, वो है ना, उसमें जैसे कि युवती युवक और नाभि आरा, ये कहीं मिल नहीं रहा है आंटी जी। 926 और है प्रश्न संभावना, नंबर। मैंने जहाँ तक रिकॉर्डिंग सुनी है ना, सब कोई 926 प्रश्न खोल लीजिए एक बार। 926 में है आंटी जी? हाँ है। अच्छा, सब कोई 126 में जो दृष्टांत दिया है युवती युवा का आरा नाभि का, उसका समाधान प्रश्न नंबर 926 में है। हाँ 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 हाँ, आप लोग हाँ, अपनी अपनी किताबों ध्यान में नहीं लिख रहा। लीजिएगा। ठीक हाँ, है, एक बार बोर्ड में खोल के करा क्षमा दो ना चाहती वो हूँ आंटी जी, भंग। ध्यान नहीं आ रहा था। हाँ? आंटी मैं बनाती हूँ, जितने आगे पढ़िए ना, 10 प्रदेशी का मैं बना के सेट करती हूँ, जितने आगे पढ़िए ना। हाँ ठीक है, अनीता जी पढ़िए। दीदी कौन सा पढ़ना है, कौन सा नंबर से? अंजित दीदी कौन से नंबर से पढ़ना है? हेलो, हाँ, सप्रदेशी अप्रदेशी का पढ़ना है। आंटी 1343 से। 1343। 1343 आंटी पुत्र वाला हो गया था। ठीक है दीदी, ये अप्रदेशी और सप्रदेशी, ये वाला पढ़ना है दीदी। हेलो, अप्रदेशी और सप्रदेशी। हाँ अनीता जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी आंटी जी आपको? डिस्कनेक्ट हो हाँ, गए एकदम शायद। आ रही है।
ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ दीदी फिर। आगे हाँ ठीक है आंटी। अप्रदेशी और सह प्रदेशी। प्रश्न नंबर 1343। द्रव्य की अपेक्षा अप्रदेशी और सह प्रदेशी पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर, परमाणु द्रव्य की अपेक्षा नियमा अप्रदेशी है तथा दो प्रदेशी स्कंद यावत बादर अनंत प्रदेशी स्कंद द्रव्य की अपेक्षा नियमा सह प्रदेशी पुद्गल हैं। प्रश्न 1344। क्षेत्र की अपेक्षा अप्रदेशी और सह प्रदेशी पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर, एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल परमाणु यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद क्षेत्र की अपेक्षा नियमा अप्रदेशी है तथा दो आकाश प्रदेश अवगाढ़ यावत असंख्यात आकाश प्रदेश वगाढ़ पुद्गल क्षेत्र की अपेक्षा नियमा सह प्रदेशी है। द्रव्य प्रश्न- किस 1343 में वस्तु पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। तो परमाणु जो द्रव्य है अप्रदेशी है, उसमें प्रदेश है ही नहीं, परमाणु स्वतंत्र एक ही पुद्गल रूप है। और दो प्रदेशी स्कंद है, उसमें दो प्रदेश है, दो होने से सप्रदेशी हो गया और एक सिर्फ अकेला होने से अप्रदेशी होता है। यावत दो प्रदेशी स्कंद से बादर अनंत प्रदेशी स्कंद तक द्रव्य की अपेक्षा सभी सप्रदेशी पुद्गल होते हैं। और क्षेत्र किसे कहते हैं? जब जो पुद्गल एक आकाश प्रदेश पर रहे हुए हैं वे क्षेत्र की अपेक्षा अप्रदेशी कहलाते हैं, और जो दो आकाश प्रदेश, तीन आकाश प्रदेश यावत असंख्यात आकाश प्रदेश पर रहते हैं, अवगाढ़ होते हैं, वे पुद्गल सप्रदेशी कहलाते हैं। यहाँ पे इस विषय को नीरस मत समझिएगा। महापुरुषों ने चिंतन किया है जो अदृश्य जगत है जिसमें पुद्गल है, किस प्रकार अवगाढ़ रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ये उनके विचार, उनके प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। अहो भाव से सबको इसको पढ़िएगा। पढ़िए। प्रश्न 1345। काल की अपेक्षा अप्रदेशी व सप्रदेशी पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर, एक समय की स्थिति वाला पुद्गल परमाणु यावत बादर अनंत प्रदेशी स्कंद काल की अपेक्षा नियमा अप्रदेशी होता है तथा दो समय यावत असंख्यात समय की स्थिति वाला पुद्गल काल की अपेक्षा नियमा सप्रदेशी होता है। प्रश्न 1346। भाव की अपेक्षा अप्रदेशी और सप्रदेशी पुद्गल किसे कहते हैं? उत्तर, एक गुण काला पुद्गल भाव की अपेक्षा नियमा अप्रदेशी होता है तथा दो गुण काला यावत अनंत गुण काला पुद्गल भाव की अपेक्षा सप्रदेशी होता है। इसी प्रकार शेष वर्ण आदि 19 बोलों का कहना चाहिए। अप्रदेशी। प्रश्न 1347। जो पुद्गल द्रव्य से अप्रदेशी परमाणु होता है वह क्षेत्र काल भाव से क्या होता है? उत्तर, वह पुद्गल क्षेत्र से नियमा अप्रदेशी तथा काल और भाव से सीए सप्रदेशी सीए अप्रदेशी होता है। हाँ, प्रश्न- एक मिनट रुकिए। जो पुद्गल द्रव्य से अप्रदेशी, द्रव्य से अप्रदेशी सिर्फ परमाणु होता है। प्रश्न हो रहा है कि वह क्षेत्र काल भाव से क्या होता है। उसमें है कि वो क्षेत्र से तो अप्रदेशी होगा क्योंकि एक आकाश प्रदेश पर ही होगा परमाणु। काल से परमाणु की स्थिति कितनी होती है? जगन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल। तो कोई परमाणु एक समय की स्थिति वाला हो सकता है तो अप्रदेशी है, और कोई परमाणु दो समय, तीन समय यावत असंख्यात समय की स्थिति वाला होगा तो वो सप्रदेशी कहलाएगा काल की अपेक्षा। सबको ये नोट कर लीजिएगा। और भाव से जो परमाणु का एक गुण काला वाला होगा या एक गुण काला, एक गुण नीला आदि होगा, वो भाव से अप्रदेशी होगा। और जो दो गुण काला, तीन गुण काला आदि होंगे वर्णादि के बोल, उसमें वो भाव से सप्रदेशी होगा। एक बार अनीता जी आप इसको एक्सप्लेन करिए। मैं पूछ रही हूँ परमाणु क्षेत्र से अप्रदेशी क्यों होता है? क्षेत्र से अप्रदेशी क्यों होता है? क्योंकि वो एक स्कंद है उसके ऊपर। हाँ हाँ ठीक है, बोल रहा हूँ एक आकाश प्रदेश पर ही रहता है। आकाश प्रदेश पे रहता है, हाँ जी, इसलिए वो परमाणु अप्रदेशी दो है। आकाश प्रदेशों पर रह सकता है क्या? परमाणु नहीं रह सकता है ना। सबसे परमाणु जो पुद्गल का सबसे छोटा सबसे भाग, छोटा अंश, हाँ जी, छोटा होता है जिसके टुकड़े नहीं सबसे किए जा छोटा है, सकते। तो वो दो प्रदेश पर रहेगा ही नहीं, वो एक ही आकाश हाँ जी, प्रदेश एक पर आकाश रहेगा। प्रदेश। हाँ जी, तो क्षेत्र से हुआ यानी अफगानिस्तान क्षेत्र से, द्रव्य हो गया, वस्तु परमाणु हो गई। क्षेत्र से यानी वो कितने क्षेत्र पर रहता है, तो एक ही आकाश प्रदेश पर रहेगा, इसलिए उसको क्षेत्र से क्या कहेंगे? अप्रदेशी।
अप्रदेशीय। और काल से अगर वो एक समय की स्थिति वाला है परमाणु तो क्या कहेंगे? जगन नहीं, जगन्य काल से एक विक्रम। समय की स्थिति, उसको सप्रदेशी कहेंगे या अप्रदेशीय? काल से एक समय ऊपर वाला है। इस समय अभी दीदी मेरे को इतना समझ में नहीं आया ये। नहीं, काल से अगर एक समय की स्थिति है तो अभी कहा ना अप्रदेशी कहना उसका। अप्रदेश, हाँ जी ठीक है। हाँ, काल और से अगर दो समय की स्थिति वाला है परमाणु तब क्या कहेंगे? सप्रदेशी। सप्रदेशी होगा। हाँ जी। इसी प्रकार अनीता जी, जो अगर एक परमाणु काले एक गुण काला है तब भाव हाँ की जी। अपेक्षा उसे क्या कहेंगे? एक गुण काल अप्रदेशी। अप्रदेशी। और 2-3 गुण काला आदि होगा तो सप्रदेशी। और अनंत गुण काला होगा तो भी सप्रदेशी। तो भी सप्रदेशी। हुआ हाँ जी। क्लियर आपका? हाँ जी। आप ये पढ़ रहे हैं, आपको इतनी अच्छी तरह आना चाहिए। आप पुष्पा जी के साथ ये बैठ के डिस्कस करके उनको समझाइएगा तो आपकी होगी। और किसी को इसमें डाउट है, पहले 2-3 प्रश्न अच्छी तरह से समझ लीजिए, विषय सरल हो जाएगा। भाभी जी, हाँ भाभी जी, एक आकाश प्रदेश पर जीव के टोटल असंख्यात आकाश प्रदेश टिके रह सकते हैं? नहीं। क्यों? एक बादर जीव चाहे सूक्ष्म निगोद का जीव भी हो, वो भी हाँ। असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ करके रहता है। बादर अनंत प्रदेश स्कंद भी एक आकाश प्रदेश पर नहीं रहता है ना, असंख्यात आकाश प्रदेश पर रहता है। बादर का स्वभाव नहीं है उतना संकुचित होने का। सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद 1, 2, 3, 4 आदि पर अवगाढ़ हो सकते हैं, बादर वस्तुएं नहीं। तो अनंत जीव के प्रदेश हो गए, अनंत जीव है और वो हाँ। असंख्यात आकाश प्रदेश पर अवगाढ़ कर सकते हैं, पर हाँ। एक आकाश प्रदेश पर एक जीव के भी टोटल असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ नहीं कर सकते हाँ, हैं। क्योंकि और वो लोक में सर्वत्र सूक्ष्म जीव ठसाठस भरे हुए हैं। हाँ, तो उनके उनमें भी तो निगोद भी असंख्यात है। उनके भी तो सूक्ष्म असंख्यात निगोद के जीव एक पर एक समा गए हैं। एक आकाश प्रदेश पर अनंत जीव के प्रदेश है, अनंत निगोद के जीव के प्रदेश है। और लेकिन बादर जीव, जहाँ एक मैं बैठी हूँ या बादर, जो भी एक बादर जीव है, बादर निगोद भी है, तो वहां भी बादर निगोद का तो छोड़ दो, स्वतंत्र बादर प्रत्येक शरीरी जीव जहाँ रहेंगे वहां दूसरा जीव अवगाढ़ नहीं होगा। अपने पेट में कीड़े हो जाए, गले में, आंख में कहीं हो, तो वो जो खाली स्थान होता है शरीर में वही कीड़े होते हैं, ठोस भाग में नहीं होता है। अभी जी जहाँ मैं हूँ, मैं जिस आकाश प्रदेश को घेर रखी हूँ वहां कोई दूसरा बादर जीव नहीं हो सकता है? नहीं होगा। तो भाभी जी ऐसे तो अनंत जीव है, बादर अनंत जीव हो गए, तो उनके अनंत कहाँ फिर आकाश प्रदेश में? अनंत तो आकाश प्रदेश अनंत जीवों से, लोक सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ है। तो सूक्ष्म निगोद तो एक आकाश प्रदेश पर अनंत है, अपन बैठे हैं तो भी अनंत है वहां पर। ठीक है, अनंत है, बादर नहीं। एक औदारिक शरीर में अनंत सूक्ष्म जीव है, ठीक है। हाँ, निगोद हाँ, के वो हाँ। एक आकाश प्रदेश को घेर के रह सकते हैं। एक आकाश प्रदेश पर नहीं, असंख्यात आकाश प्रदेशों पर। सूक्ष्म जीव भी असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ ही होते हैं। तो इसका मतलब हुआ एक आकाश प्रदेश पर कोई भी जीव के टोटल आकाश आत्म प्रदेश नहीं टिके रह सकते। हाँ, नहीं समा सकते। वही मैंने पहले भी कहा ना, देखो बादर हाँ। अनंत प्रदेश स्कंद भी कितने आकाश प्रदेशों पर रहता है? असंख्यात आकाश प्रदेश पर। हाँ, असंख्यात। और सूक्ष्म अनंत प्रदेश स्कंद कितने आकाश प्रदेशों पर रह सकता है? असंख्यात नहीं, एक यावत असंख्यात। एक यावत असंख्यात। अच्छा, एक पर भी रह सकता है, यावत असंख्यात पर भी रह सकता है। तो आप बताइए ना, अभी एक पे नहीं रह सकता है, बादर नहीं रह सकता है, सूक्ष्म रह सकता है। हाँ, वही मैं सूक्ष्म का पहले पूछी। अच्छा, सूक्ष्म नहीं रह सकता है, सूक्ष्म रह सकता है, बादर नहीं रह सकता है। हाँ, ठीक है भाभी जी। आगे पढ़ूं दीदी? हाँ, पढ़िए। प्रश्न 1348, जो हाँ, बोलिए। ये अवगाढ़ का क्या अर्थ होता है? जी ना, ये अवगाढ़ यानी उस पर रहने का क्षेत्र। आकाश प्रदेशों पर अवगाढ़ है। जैसे मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ तो ये मेरा अवगाढ़ क्षेत्र हो गया। क्षेत्र का अर्थ होता है आकाश। ठीक, धन्यवाद। हाँ, बोलिए गुलाब जी। हाँ, यही था, मैंने ये बोल दिया। अच्छा, ठीक। एक और हैंड रेज है।
आंटी मेरा है। हाँ मैं ऐसा पूछ रही थी, जैसे आपने अभी फरमाया ना कि हमारे पेट में अगर वॉर्म्स भी हो, कीड़े वगैरह भी हो जाए तो वो पोलार में होंगे, ऐसा? हाँ हाँ तो एकदम। तो पोलार में हमारे आत्म प्रदेश नहीं होते, शरीर अवगाहना नहीं होती, इस अपेक्षा से हाँ समझना आंटी जी? हाँ हाँ एकदम, जहाँ अच्छा, शरीर है वहीं आत्म प्रदेश है। ठीक है आंटी जी, ठीक है, कृपा करें। और आंटी जी ये बन गया है, ये हो जाए अच्छा फिर उसके बाद ले लेते हैं भले। हाँ, 1 मिनट, सुनीता का हैंड रेज है, फिर शुरू कर दो। हाँ भाभी जी, जो बादर हाँ निगोद की अफगान है उस पर भी दूसरा कोई बादर जीव रह सकता है निगोद का? क्या, वापस बोलो। बादर निगोद जहाँ पर रहा हुआ है वहां पर दूसरा कोई बादर जीव रह सकता है निगोद का? नहीं 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 कोई भी नहीं रह सकता। नहीं नहीं। ठीक है, कोई भी बादर अफगाना वाला नहीं रह सकता बादर के ऊपर जाकर। हाँ हाँ, कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है भाभी जी, कृपा। बादर पृथ्वी का आदि भी है, ठोस है, पृथ्वी पिंड पड़ा है, एकदम मजबूत है, चट्टान है, तो उसमें भी नहीं रहेंगे। अब खाली भाग है, कोई रेत आदि है, खुली खुली पड़ी है, ढीली ढीली एकदम, उनके बीच में हो जाओ वो अलग बात है। जैसे अपने पेट आदि में भी खाली स्थान पड़े वहां हो जाओ, बाकी उनके अवगाना में नहीं होते हैं। ठीक है भाभी जी, कृपा करें। हाँ हाँ, कराओ अब श्वेता। आंटी जी, बोर्ड बोर्ड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, लेकिन टेढ़ा दिख रहा है, उसको सीधा रखो। सबको अब दिख रहा है क्या शकुंतला जी? एक शीतल का आ रहा है कि दिख नहीं रहा दिख है? रहा विनीता जी। हाँ दिख रहा है, किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। शकुंतला जी बोल रहे दिख रहा है। मैं बोलूंगी तो शायद आ जाए आंटी जी। हाँ, कमला जी मरोठी का है कि नहीं दिख रहा है? नहीं आ रहा है कईयों का। पीडीएफ हटाइए ना ज्योति जी, बीच में से पीडीएफ हटाइए, फिर दिख जाएगा। हाँ अब दिख रहा है। ठीक है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि 10 प्रदेशी स्कंध है, तो पहला हम घटित कर रहे हैं सीय कंपे। तो 10 प्रदेशी स्कंध है, उसको हमने 5 आकाश प्रदेशों पे अवगाढ़ किया है और ये स्थिर है, तो ये हो गया नहीं कंपे। ये अगर गति कर रहा है तो इसका मतलब सीय कंपे, सॉरी ये सीय नहीं कंपे। ये स्थिर, ये गति कर रहा है तो ये हो गया सीय कंपे, और ये गति नहीं कर रहा है, स्थिर पड़ा है, तो ये हो गया सीय नहीं कंपे। दूसरा एक देश कंपे, एक देश नहीं कंपे। तो यहाँ पर जैसे कि एक आकाश प्रदेश पे 5 है, 5 या 4 या जो कुछ भी है, 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ लिया है, और इस पे से मान लीजिए ये उठ करके यहाँ पर आ गया, एक के ऊपर, इस वाले आकाश प्रदेश के ऊपर या नीचे कहीं पर भी चल गया, तो एक देश कंपे, एक देश नहीं कंपे। हाँ जी। चौथा भंग एक देश कंपे, बहुत देश नहीं कंपे। ये 10 आकाश प्रदेश पे अवगाढ़ है, 10 प्रदेशी स्कंद। सिर्फ इसका एक प्रदेश उठ करके कहीं पे भी चला गया, 2 पे चला गया, या फिर मान लीजिए 8 पे चला गया, तो भी ये गठित हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब स्थिर है और एक में मूवमेंट गति हो रही है, तो ये हो गया एक देश कंपे, बहुत देश नहीं कंपे। और फिर इसके बाद 5वां है बहुत देश कंपे, एक देश नहीं कंपे। इसको हमने 5 आकाश प्रदेश पे बनाया, 10 प्रदेशी स्कंद को। तो जो नंबर 1 पे है, 1 वाला उठ के 2 पे चला गया, 3 वाले उठ के भी 2 पे चले गए, 4 वाले उठ के 2 पे चले गए, 5 वाले उठ के 2 पे चले गए। तो 2 का कहीं मूवमेंट नहीं हुआ, 2 ऐसा का ऐसा स्थिर पड़ा है, तो वो हो गया एक देश नहीं कंपे और बहुत देश कंप रहे हैं। और यहाँ पर है बहुत देश कंपे, बहुत देश नहीं कंपे। तो बहुत देश हमको स्थिर रखने पड़ेंगे। तो 1 जो है वो उठ के 2 पे जा रहा है, और 4 और 5 उठ के 3 पे आ रहे हैं। तो 2 और 3 तो स्थिर पड़े हैं, और 1, 4 और 5 जो है उनमें गति हो रही है, तो उस अपेक्षा से वो कंप रहे हैं। तो बहुत देश कंपे, बहुत देश नहीं कंपे। इसमें ना आंटी जी शायद उनको संभावना, यहाँ पर जो मेरा डाउट हो रहा था ना, यहाँ पर बादर का जो आप अभी पूछ के आए, उपाध्याय भगवान बोले कि हाँ, होगा, वो समझा दीजिए। बादर एक देश अनंत, कंपे, एक देश नहीं कंपे में। हाँ
बादर अनंत प्रदेशी स्कंद, ये जो बोर्ड दिख रहा है पूरा एक बादर अनंत प्रदेशी स्कंद है। रहने तो वैसे इस बोर्ड में से एक देश कंपे एक देश नहीं कंपे कहना है। जो ऊपर काला पार्ट दिख रहा है किनारे का एक उठा और आके बगल में बैठ गया बस, तो उसका एक देश कंपा, एक हिस्सा कंपा और पूरा बड़ा हिस्सा नहीं कंपा है। चाहे बाकी पूरा ब्लैक बोर्ड है उसको वो भी एक देश कहलाएगा। देश बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, उपाध्याय प्रवर ने फरमाया। आंटी जी, हाँ बोलिए शकुंतला जी। हाँ जैसे ये 10 प्रदेशी स्कंद है, सुविधा की अपेक्षा से। हाँ शकुंतला जी कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ आंटी जी, मैं कह रही थी ये 10 प्रदेशी स्कंद जो बनाया है ना श्वेता जी ने, हाँ तो इसमें हर एक आकाश प्रदेश को ही उन्होंने एक देश बताया। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो 2 आकाश प्रदेश पे बैठे हैं 2 प्रदेश, हाँ। तो क्या उनको हम एक देश नहीं बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। जब देखिए अभी मैंने कहा ना बादर अनंत प्रदेश स्कंद में वीडियो ऑफ है मेरा क्या? हाँ इसमें ये है ना, कि बादर अनंत प्रदेश स्कंद में भी देखिए कितना बड़ा एक देश बताया ना, पूरे ब्लैक बोर्ड को एक देश बता दिया एक अंश को छोड़कर। कैसे भी बता सकते हैं। ये मैंने 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़, इस अपेक्षा से फिर सबको कंफ्यूज हो जाएगा आंटी जी कि ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम बहुत देश माने कि एक देश माने। सूक्ष्म तक तो बाधा आती ही नहीं है, हमको दो आकाश प्रदेश पे गठित कर ही सकते हैं अनंत प्रदेशी को। बादर का आंटी जी बता रहे उस हिसाब से, नहीं तो वैसा लेने जाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन आ जाएंगे, कहीं एक देश हो रहा है कहीं बहुत देश हो रहा है, गठित सभी होंगे। हो गया शकुंतला जी आपका? हाँ ठीक है आंटी, यही पूछना था आंटी जी कि 2 आकाश प्रदेश वाले को भी एक देश बोल सकते हैं ना? 2 छोड़कर एक को, पूरे स्कंद में एक को छोड़ दो और बाकी पूरे को भी हाँ एक फिर बोल भी वो सकते हो। देश हो जाएगा। हाँ, हाँ। बस यही था आंटी जी, ठीक। बादर के हिसाब से पूछना था। हाँ पढ़िए अनीता जी। हाँ जी। प्रश्न 1348, जो पुद्गल क्षेत्र से अप्रदेशी एक आकाश प्रदेश पगार होता है वह द्रव्य काल भाव से क्या होता है? उत्तर, वह पुद्गल द्रव्य काल भाव से सीए से अप्रदेशी सीए अप्रदेशी होता है। प्रश्न 1349, जो पुद्गल काल से अप्रदेशी एक समय की स्थिति वाला होता है वह द्रव्य क्षेत्र भाव से क्या होता है? उत्तर, वह पुद्गल द्रव्य क्षेत्र भाव से सीए से अप्रदेशी सीए अप्रदेशी होता है। प्रश्न देखिए एक 2 प्रदेशी स्कंद है अनीता जी। हाँ जी। उसकी अपेक्षा क्या है? 2 एक प्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, उसे क्या बोलेंगे? द्रव्य क्षेत्र से। पहले द्रव्य से बोलिए। 2 प्रदेशी स्कंद द्रव्य से क्या? अप्रदेशी है प्रदेशी है? अप्रदेशी नहीं 2 प्रदेशी स्कंद है, 2 होने से सप्रदेशी। हाँ जी, 2 प्रदेशी को सप्रदेशी, एक वाले को अप्रदेशी। हाँ जी, द्रव्य से सप्रदेशी हो गया। हाँ और जी, क्षेत्र होगा वो, अगर एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ है 2 प्रदेशी स्कंद, तो क्षेत्र से उसे क्या कहेंगे? सप्रदेशी। क्या सुनाई नहीं पड़ा? सप्रदेशी नहीं, क्षेत्र से एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ है तब अप्रदेशी हो गया ना। एक आकाश प्रदेश पर है तो अप्रदेशी हुआ। हाँ जी, और 2 प्रदेशी स्कंद अगर 2 आकाश प्रदेश पर अवगाढ़ है तो क्षेत्र से क्या कहलाएगा? 2 प्रदेश पर सप्रदेश सप्रदेशी कहलाएगा। एकदम सरल है, इसको यही ध्यान रखना है सबको कि एक जगह जहाँ एक है वहां पे अ बोलना, जहाँ 2 से अधिक है सप्रदेशी बोलना है। और जो पुद्गल काल से अप्रदेशी है यानी एक समय की स्थिति वाला है और वो भाव से क्या हो सकता है? और कोई जवाब देंगे? ये सप्रदेशी शीतल जी जवाब देंगे। जो पुद्गल काल से अप्रदेशी है एक समय की स्थिति वाला है वो भाव से क्या हो सकता है? अप्रदेशी होता है। क्या सुनाई नहीं पड़ा? अच्छा आंटी दोनों ठीक है। दोनों क्यों होंगे? एक समय की स्थिति वाला अप्रदेशी कब होगा? काल भाव से जब एक गुण काला होता है। शीतल जी हैंड रेज करिए, अनम्यूट कर देते हैं। हाँ, एक गुण काला, 2 काला, नीला, लाल, पीला सभी वर्ण की अपेक्षा कह सकते हैं। और सप्रदेशी कब हो? जो एक समय की स्थिति वाला काल से अप्रदेशी है वो भाव से सप्रदेशी कब होगा?
एक समय की स्थिति वाला होता है वे द्रव्य काल भाव से क्या होता है वे पुद्गल भाव से द्रव्य सप्रदेशी क्षेत्र भाव कब से कहलाएगा? प्रदेशी होगा। आंटी जी शीतल जी को अनम्यूट किया। हाँ बोलो शीतल जी, आपने जवाब भेजा, दोनों को क्लियर करिए। आंटी सप्रदेशी अप्रदेशी दोनों होते हैं ना? हाँ दोनों होता है, ठीक है आंसर। मैं पूछ रही हूँ कि वो सप्रदेशी कब कहलाएगा? एक समय की स्थिति वाला पुद्गल भाव से सप्रदेशी कब कहलाएगा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। मैं सिर्फ भाव से पूछ रही हूँ अभी। जब 2 गुण काला आदि होगा। हाँ, जब 1 गुण से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, जब 2 गुण 3 गुण यावत अनंत गुण काले तक के पुद्गल सप्रदेशी कहलाएंगे। इसी प्रकार अब और भी कोई जवाब दीजिए, बहुत अच्छा उत्तर था। कौन देगा जवाब? हैंड रेज आ रहा है। जो पुद्गल क्षेत्र से अप्रदेशी है वो भाव से अप्रदेशी कब कहलाएगा? जब उसमें एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। क्षेत्र से अप्रदेशी यानी एक आकाश प्रदेश पर है, और भाव से भी उसे अप्रदेशी रखना है। एक गुण वाला होता था। हाँ, एक गुण काला। जिसने भी जवाब दिया एकदम ठीक है। और वो द्रव्य से अप्रदेशी कब होगा? जो क्षेत्र से अप्रदेशी है वो द्रव्य से अप्रदेशी कौन होगा? कौन सा पुद्गल होगा? एक ही आकाश प्रदेश पर होगा। कौन सा? सुनाई नहीं पड़ा। सप्रदेशी। नहीं, देखिए मेरा प्रश्न सुनिए। जो पुद्गल क्षेत्र से अप्रदेशी है यानी एक आकाश प्रदेश है, वो द्रव्य से, हाँ उत्तर भेजा है विनीता ने, परमाणु द्रव्य से अप्रदेशी होता है। द्रव्य से अप्रदेशी सिर्फ परमाणु होता है। 2 प्रदेशी स्कंद आदि सप्रदेशी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए। प्रश्न 1350। जो पुद्गल भाव से अप्रदेशी एक गुण वाला होता है वह द्रव्य क्षेत्र काल से क्या होता है? उत्तर, वह पुद्गल द्रव्य क्षेत्र काल से सीए सप्रदेशी सीए अप्रदेशी होता है। अभ्यास प्रश्न 1351। क्षेत्र से अप्रदेशी यानी एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल द्रव्य काल भाव से सीए सप्रदेशी सीए अप्रदेशी होता है। इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, द्रव्य नंबर 1, एक आकाश प्रदेश पर रहे हुए परमाणु द्रव्य से अप्रदेशी हो। नंबर 2, एक आकाश प्रदेश पर रहे हुए 2 प्रदेशी यावत अनंत प्रदेशी स्कंद द्रव्य से सप्रदेशी कहलाते हैं। ठीक है, ये लाइन है। आप लोग सब कोई इसको थोड़ा लिखिएगा, चार्ट बनाने की अपने अपने हिसाब से चार्ट बनाने की भी कोशिश करिएगा कि द्रव्य से अप्रदेशी कौन होता है? सिर्फ परमाणु होता है। द्रव्य से सप्रदेशी कौन होंगे? 2 प्रदेशी स्कंद। ये सिर्फ अभ्यास के लिए प्रश्न दिया हुआ है। क्षेत्र से अप्रदेशी के लिए प्रश्न है कि जो एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कब होता है? समझ आ रहा है इतना? किसी को डाउट है इसमें? हाँ जी, जवाब पढ़िए, अनीता जी पढ़िए। काल से नंबर 1, क्षेत्र से अप्रदेशी पुद्गलों में एक समय की स्थिति वाले पुद्गल काल से अप्रदेशी हो। नंबर 2 यावत असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल काल से सप्रदेशी कहलाते हैं। 1 मिनट। क्षेत्र से अप्रदेशी पुद्गल, क्षेत्र से अप्रदेशी पुद्गल कौन सा क्षेत्र से अप्रदेशी नहीं होता है? कौन सा पुद्गल नहीं होता है क्षेत्र से अप्रदेशी? 2। आंटी मैं बोलूं? नहीं, 1 मिनट और नयों को देने दो। देखो मैं पूछती हूँ, सरोज जी चौरडिया है यहाँ, जब बोलिए कौन सा पुद्गल क्षेत्र से अप्रदेशी करेंगे नहीं तो होता आंटी है? अनम्यूट करूं। हैं? सरोज जी चौरडिया को। शोभा जी दुग्गड़ आप आंटी बोलिए, अनम्यूट करो उनको। श्वेता। हाँ आंटी किया आंटी। शोभा जी हुई है। समय स्थिति हैं? एक समय स्थिति वाली नहीं, प्रश्न है क्षेत्र से अप्रदेशी यानी एक आकाश प्रदेश पर कौन सा पुद्गल नहीं रहता है? पुद्गल कितने प्रकार के व्याख्या की है? परमाणु, 2 प्रदेशी स्कंद, 3 प्रदेशी स्कंद यावत किया ना? सूक्ष्मानंद प्रदेशी, बादरनंद। तो कौन सा पुद्गल एक आकाश प्रदेश पर नहीं रहेगा? 2 प्रदेशी से लेके असंख्यात प्रदेशी नहीं, वो तो रह सकते हैं।
दो प्रदेशी एक आकाश प्रदेश पर सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद तक के सभी पुद्गल एक आकाश प्रदेश पर भी रह सकते हैं। उनका स्वभाव है इतना संकुचित होने का, जबकि बादर अनंत प्रदेशी स्कंद, अपन बार बार चल रहा है ना ये बात कि बादर अनंत प्रदेशी स्कंद नियमा असंख्यात आकाश प्रदेशों पर रहते हैं, वो एक आकाश प्रदेश पर नहीं रहता। आप ये आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है? आप पढ़ते हैं घर में, किताब है आपके पास? हाँ है, पीडीएफ है, प्रिंट आउट किया हुआ पीडीएफ है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? बेंगलोर से। अच्छा, वो सरोज भाई, पाना भाई के लड़के ना? हाँ हाँ हाँ, किताब है ना आपके पास? हाँ, किताब है, प्रिंट आउट है। हाँ, किताब मंगा लीजिए अगर पूरी प्रिंट आउट नहीं है तो। और जो भी एक बार पढ़िएगा इसको वापस आप बार बार। हाँ, ठीक है, पढ़िए। भाव से क्या होता है जब सबके सामने है ना सरोज जी, सबके हाँ। सामने प्रश्न पूछ लिया जाता है, अपना अगर उत्तर सही नहीं निकलता है ना, वो जिंदगी भर के लिए याद रह जाता है। हाँ। सही उत्तर हम लोग कभी मरासा पूछ लेते हैं और वो उत्तर नहीं आता है, गलत बोल देते हैं, और जब सही उत्तर मिलता है वो कभी भूलते ही नहीं है। तो अब आप ये उत्तर कभी भूलेंगे भी नहीं। कृपा करें। पढ़िए अनीता जी। भाव से क्षेत्र से अप्रदेशी पुद्गलों में एक गुण काले आदि वाले पुद्गल भाव से अप्रदेशी और नंबर 2 यावत अनंत गुण वाले भाव से सप्रदेशी कहलाते हैं। ध्यातव्य बिंदु, द्रव्य से काल से भाव से अप्रदेशी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करें। अभ्यास पूर्व निर्जरा का हेतु बनेगा ये अभ्यास। भगवान महावीर के सिद्धांतों की शोध में अपनी आत्मा प्रवृत्त होगी। सोचो कि पीएचडी लेवल की अपन पढ़ाई करेंगे, इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो जिंदगी का उद्देश्य क्या अपना भी निर्जरा, बहुत निर्जरा करनी है, इसके माध्यम से हो सकती है। पढ़िए सप्रदेशी। सप्रदेशी प्रश्न 1352, जो पुद्गल द्रव्य से सप्रदेशी होता है वह क्षेत्र काल भाव से क्या होता है? उत्तर, वह पुद्गल क्षेत्र काल भाव से सीय सप्रदेशी सीय अप्रदेशी होता है। प्रश्न 1353, जो पुद्गल क्षेत्र से सप्रदेशी होता है वह द्रव्य काल भाव से क्या होता है? उत्तर, वह पुद्गल द्रव्य से नियमा सप्रदेशी और काल भाव से सीय सप्रदेशी सीय अप्रदेशी होता है। अब द्रव्य से सप्रदेशी है, यानी कितना स्कंद, कौन सा स्कंद हुआ ये? द्रव्य से सप्रदेशी परमाणु होगा क्या? परमाणु द्रव्य से सप्रदेशी नहीं होगा ना? नहीं, क्योंकि वो एक दो प्रदेशी स्कंद से लेकर कौन से स्कंद कहलाएंगे सप्रदेशी? असंख्यात नहीं, अनंत प्रदेशी स्कंद तक कहलाएंगे ना द्रव्य से सप्रदेशी। तो जो पुद्गल द्रव्य से सप्रदेशी होता है वो क्षेत्र से क्या हो सकता है? एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ भी हो सकता है। ठीक है, एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो तो उसे क्या कहेंगे? अप्रदेशी। ठीक है, द्रव्य से सप्रदेशी है, मान लीजिए दो प्रदेशी स्कंद है, उस एक समय की स्थिति वाला है, उसे क्या कहेंगे काल से? अप्रदेशी। काल से अप्रदेशी। देखो अब कौन जवाब देगा, नाम लेती हूँ अनीता। कमला जी मरोठी, आप जवाब दीजिएगा। जो पुद्गल द्रव्य से सप्रदेशी है वो भाव से अप्रदेशी कब होगा? यानी दो प्रदेशी स्कंद भाव से अप्रदेशी कब कहलाएगा? एक गुण काला है। एक गुण। कमला जी अनम्यूट हुई है। अनम्यूट हुई। कोई भी घबराइए मत, गलत उत्तर निकले तो सोचिए बहुत अच्छी बात है, मेरा एकदम हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। सही निकलेगा तो भी खुशी के मारे याद रहेगा, और गलत होता है तो भी हमें लगता है कि हमने गलत जवाब दिया। दोनों स्थितियों में याद रहेगा उत्तर। एक बार क्वेश्चन और पूछिए ना। प्रश्न है कमला जी कि जो पुद्गल द्रव्य से सप्रदेशी है, कौन सा पुद्गल हुआ ये? हाँ ठीक है, एकदम दो प्रदेशी से लेकर अनंत प्रदेशी तक के पुद्गल द्रव्य से सप्रदेशी है। वो भाव से अप्रदेशी कब कहलाता है? एक गुण काला होने से। हाँ एकदम ठीक है। और भाव से सप्रदेशी कब कहलाएगा? दो गुण से अनंत गुण तक रहने से। ठीक है। अब जो पुद्गल क्षेत्र से सप्रदेशी है वो कौन सा पुद्गल होगा? परमाणु होगा क्षेत्र से सप्रदेशी? वो नहीं,
क्षेत्र से सप्रदेशी यानी कम से कम 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़, 2 से लेकर असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ तक। परमाणु नहीं हो सकता है ना इसमें? नहीं, परमाणु नहीं होगा। परमाणु नहीं होगा। 2 प्रदेशी स्कंद से लेकर अनंत प्रदेशी स्कंद तक होगा। वो काल से अप्रदेशी कब कहलाएंगे? एक समय की स्थिति वाला होगा तो ठीक है। जो द्रव्य से क्षेत्र से सप्रदेशी है यानी 2 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, वो द्रव्य से अप्रदेशी क्यों नहीं होता है? द्रव्य से अप्रदेशी कौन होता है? कमला जी। परमाणु 2 आकाश प्रदेश पर रहेगा? नहीं, एक ही आकाश प्रदेश में रहेगा। एक ही पर रहेगा ना, इसलिए क्या दिया है यहाँ? वह पुद्गल द्रव्य से नियमा सप्रदेशी होगा। जो क्षेत्र से सप्रदेशी, एकदम अंडरलाइन कर लो आप लोग अपनी किताब में, इसका अच्छी तरह से चिंतन मनन कीजिएगा, क्योंकि परमाणु होगा नहीं 1-2 आकाश प्रदेशों पर, 2-3 प्रदेशी स्कंद होंगे, इसलिए वह द्रव्य नियमा सप्रदेशी होगा क्षेत्र से। क्लियर हुआ सबका? कोई डाउट है इसमें? ठीक, पढ़िए अनीता जी, पढ़िए। प्रश्न 1354, जो पुद्गल काल से सप्रदेशी होता है वह द्रव्य क्षेत्र भाव से क्या होता है? उत्तर, सीए सप्रदेशी, सीए अप्रदेशी होता है। प्रश्न 1355, जो पुद्गल भाव से सप्रदेशी होता है वह द्रव्य क्षेत्र काल से क्या होता है? उत्तर, सीए सप्रदेशी, सीए अप्रदेशी होता है। अभ्यास प्रश्न 1355। पीडीएफ दिख रही है क्या आंटी जी? सबको पीडीएफ दिख रही है क्या? सबके पास अब तो बुक्स होगी ना? हाँ जी, बुक्स है अनीता, श्वेता, अब सबके पास बुक्स है। पीडीएफ शेयर करूँ क्या मैम? नहीं, अब जरूरत ही नहीं है। ठीक है आंटी, ठीक। हाँ, पढ़िए। प्रश्न 1356, द्रव्य से सप्रदेशी यानी 2 प्रदेशी यावत अनंत प्रदेशी स्कंद क्षेत्र काल भाव से सीए सप्रदेशी, सीए अप्रदेशी होते हैं। इसकी व्याख्या कीजिए। क्षेत्र से नंबर 1 आकाश प्रदेश अवगाढ़ स्कंद क्षेत्र से अप्रदेशी और 2 यावत असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ स्कंद क्षेत्र से सप्रदेशी कहलाते हैं। तो पीडीएफ शेयर मत करो ना, स्क्रीन वैसे ही रहने दो। सबके पास है बुक्स, जरूरत भी नहीं है। काल से नंबर 1 समय की स्थिति वाले स्कंद काल से अप्रदेशी और नंबर 2 यावत असंख्यात समय की स्थिति वाले स्कंद काल से सप्रदेशी कहलाते हैं। भाव से नंबर 1 गुण वाले स्कंद भाव से अप्रदेशी और नंबर 2 यावत अनंत गुण वाले स्कंद भाव से सप्रदेशी कहलाते हैं। कांता जी चौरडिया है यहाँ पे, देखें बुक नहीं है। आप बुक मंगवा लीजिए ना, कार्यालय में है बुक्स बीकानेर में। थोड़ा द्रव्य से सप्रदेशी, वो गुण भाव से क्या हो सकता है? अप्रदेशी भी हो सकता है ना। कांता जी चौरडिया है ना, उनका आईपैड है, अनम्यूट करो ना उनको। हैंड रेज करेंगे आंटी वो? कांताज आईपैड लिखा हुआ आया था। नहीं हो रहा है अनम्यूट? हाँ आंटी दिख रहा है। किया आंटी। कांता जी अनम्यूट पे दबाइए। कांता भाई, जो पुद्गल द्रव्य से सप्रदेशी है, नहीं हो पा रहे ना अनम्यूट? वो नहीं करे थोड़ी सी। ठीक है, हैंड रेज है। अरे मारे वो जावे को नहीं आवाज, मैंने अनम्यूट पे जावे तो की कर दबानो मैंने बता। ठीक है, पढ़िए आगे। वर्धमान हीयमान, किसी को डाउट हो नेक्स्ट क्लास में या थोड़ी देर बाद भी पूछ लीजिएगा। वर्धमान हीयमान अवट्या का थोकड़ा शतक 5 उदेशक 8 पूर्वापर संबंध पुद्गल के पश्चात जीवों के विषय में कथन किया जा रहा है। प्रश्न 1357, वर्धमान किसे कहते हैं? उत्तर, पूर्व में विद्यमान जीवों की संख्या का कालांतर में बढ़ जाना वर्धमान कहलाता है। प्रश्न 1358, हीयमान किसे कहते हैं? उत्तर, पूर्व में विद्यमान जीवों की संख्या का
कालांतर में घट जाना हीयमान कहलाता है। प्रश्न 1359 अवठिया अवस्थित काल किसे कहते हैं? उत्तर पूर्व में विद्यमान जीवों की संख्या जितने काल तक न घटती है न बढ़ती है उसे अवठिया कहते हैं, अर्थात समान संख्या में जन्म मरण या जन्म मरण दोनों का एक साथ विरह। प्रश्न 1360 24 दंडक में वर्धमान और हीयमान की स्थिति कितनी है? उत्तर दोनों की जगन्य एक समय उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यातवें भाग की है। दातव्य बिंदु 9वें देवलोक से सर्वात सिद्ध में वर्तमान हीयमान की उत्कृष्ट स्थिति आवलिका के असंख्यातवें भाग में संख्यात समय ही लेना चाहिए, क्योंकि इनकी गति आगति संगी मनुष्य है। देखिए 9वें देवलोक से सर्वार्थ तक सिर्फ मनुष्य जा रहा है। अगर वर्धमान मान जीव बढ़ते ही जाए, वर्धमान यानी जीव जन्म लेते ही जाए वहां, तो एक समय दो समय संख्यात समय तक के लेंगे ना। मनुष्य जाते हैं, मनुष्य है ही संख्यात। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए संख्यात समय ही लेना चाहिए वहां पर। और आएंगे भी वहां से देवता, वहां असंख्यात है 9वें देवलोक से सर्वार्थ तक। काल करके भी आएंगे तो आवलिका के असंख्यात में भाग में इनमें संख्यात समय ही लेना। वहां से असंख्यात देवता आ जाएंगे तो मनुष्य तो असंख्यात होते नहीं है, संख्यात ही होते हैं गर्भज मनुष्य। इसलिए प्रश्न 1361 24 दंडक में क्वेश्चन नंबर 1359 में कुछ लाइंस हम लोगों के मिसिंग है, आप एक बार वापस पढ़ेंगे क्या? प्रश्न 1359 हाँ, अवठिया किसे कहते हैं? अवठिया अवस्थित काल किसे कहते हैं? उत्तर पूर्व में विद्यमान जीवों की संख्या जितने काल तक न घटती है न बढ़ती है उसे अवठिया कहते हैं, अर्थात समान संख्या में जन्म मरण या जन्म मरण दोनों का एक साथ विरह। जैसे इसमें है, जैसे मनुष्य गति में 10 जीव नए जन्म ले रहे हैं, उसी समय 10 जीव मर रहे हैं, तो क्या कहा जाएगी? यहाँ की संख्या अवस्थित है, न बढ़ रही है न घट रही है। या समान संख्या में जन्म मरण जो हो ही नहीं, न जन्म रहे न मर रहे, तो भी जितने हैं उतने विद्यमान जीव है, तब भी अवस्थित कहलाएंगे। कुछ डाउट है इसमें? किसी ने कुछ पूछा था ना? ठीक है, पढ़िए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। नहीं मासी, इसमें ये लाइन मिसिंग है हम लोगों के बुक में। हाँ, वो थोड़ा ठीक कर लो ना, ये है ना पीछे से ऐड करी है। हाँ, ये आप थोड़ा लिख देंगे क्या इसमें नोटिफिकेशन में या बाद में? ठीक है, यहाँ आंसर है ना, भेज देती हूँ वापस। हाँ, थैंक यू। कौन? अनीता लिख बोल रही हो क्या? हाँ जी। हाँ, शिल्पा पटवा है क्या क्लास में? हाँ, पढ़िए। प्रश्न 1361 24 दंडक में अवठिया की स्थिति कितनी है? अच्छा, बोल दूं क्या? लिख लीजिए इसमें। अवस्था के कहाँ अवस्थित किसे कहते हैं? पूर्व में विद्यमान जीवों की संख्या, मैं बोल देती हूँ, आप लोग वापस रिकॉर्डिंग से सुनकर लिख लीजिएगा। पूर्व में विद्यमान जीवों की संख्या जितने काल तक न घटती है न बढ़ती है उसे अवठिया कहते हैं, अर्थात समान संख्या में जन्म मरण या जन्म मरण दोनों का एक साथ विरह। एक बार दिखा विनीता, तुम दिखाओगी जो नोट्स लिखती हो वो? उस दिन श्वेता जी ने दिखाया था, उनकी प्रेरणा लेकर प्रियंका बोरा ने भी लिखना शुरू कर दिया है, बहुत पुरुषार्थ कर रही है वो भी। तो किसी एक दूसरे का देखकर हम भी अगर प्रोत्साहित होते हुए लिखेंगे तो निर्जरा होगी। विनीता, दिखाओगी तुम्हारी कॉपियां हमें? विनीता नहीं है क्या? क्या हुआ श्वेता? हाँ विनीता भाभी चली जी, गई? हाँ भाभी जी। भाभी जी, आपकी क्लास छोड़ के जाने का मन किसका करेगा? दिखाओ भाभी जी, जो आप देते हैं ना, ये वो ऑडियो वापस रिकॉर्डिंग सुनती है ना, तो वो मैं सारी नोट कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे को फिर वो याद ही नहीं रहता कि क्या कैसे। जैसे फर्स्ट 4 कॉपियां मेरे जैसे हो गई, तो ऐसे ये जो है
इसमें ड्राइंगे वगैरह भी बना लेती हूँ, जैसे ये चल माने चलिए का है, साइड में शायद दिखेगा या नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता। हाँ, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। छोटे छोटे ड्राइंग्स बना के जैसे इस तरह से सारे अंडरलाइन कर लेती हूँ, फिर जो जो मेन बातें होती हैं वो अंडरलाइन कर लेती हूँ। हैंडराइटिंग मत देखिए भाभी जी, हैंडराइटिंग बहुत वो है, मेन बातें फिर वापस अंडरलाइन, जैसे दीपावली पर आपका जो आया था वो, या आपने छिज माने छिजिए वाला वो जो बताया था ना, वो तो बहुत डिटेल में भगवान महावीर पर भी 9 बॉल कैसे घटित होते हैं वो बहुत सुंदर आपने हाँ, बताया 9 बॉल था। के विषय में आज प्रश्न आया था, तो उनसे भी निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग पुरानी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, बहुत डिटेल में 3-4 दिन तक हुआ है उसका। भाभी जी वो उदयावली का बहिर्भूत किसे कहते हैं, स्थितिघात किसे कहते हैं आदि सारा देखो, ये लिखी है, रिकॉर्डिंग से ही सुनकर लिखती है। 7 तारीख को 28/9/7/10/30/9/5/10 पर भगवान महावीर पर ये 9 बॉल कैसे घटित होते हैं वो पूरा बताया था भाभी जी आपने। और दूसरी कॉपी भाभी जी ये भी पूरी भर गई, मेन पर सारा अंडरलाइन कर लेती हूँ, रेड पेन से लिख लेती हूँ। अभी जी आपकी प्रेरणा है ये। नहीं, देखो, नहीं वो बात नहीं कर रही हूँ। भगवान महावीर पुरुषार्थवाद के प्रणेता है, अपने सबके पास टाइम बहुत रहती है, चाहे तो ये एक रिकॉर्डिंग लिखने में इतनी टाइम लगाती है, इसी की विशेष निर्जरा हो रही है, सम्यक पुरुषार्थ हो रहा है, जैसे होता है साधुवाद की बहुत, पात्र है बहुत। नहीं भाभी जी ऐसा नहीं है, ये जैसे बहुत ही जो होता है कि मन को छू लेते हैं वहां लिख लेती हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो बार बार पढ़ते रहे। और जैसे तीसरी क्या कॉपी है, बहुत सुनाओ एक बार का। जैसे है कि अपना अब एक ही उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य कि इन कर्मों को जल्दी खपाकर मुक्त होना है। और जैसे ही अपने आगम वाणी पढ़ रहे हैं, अपने जान नहीं रहे हैं कि ये आगम वाणी अदृश्य रूप में काम कर रही है, कितनी कर्म लताएं एकदम जर्जरित होती जा रही हैं और शीघ्र आत्मा से अलग हो जाएगी। ज्ञान सीखेंगे तो अवश्य जीवन में परिवर्तन आएगा। जीवन में कुछ अंशों में पचकान भी बढ़ाएं, सामायिक समर्थ सब कुछ बढ़ता ही है, कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन आएगा ही। ज्ञान कभी खाली नहीं जाएगा, अज्ञान का खंड खंड कर देगा। पूरा आगम पढ़कर दूसरों को प्रेरणा दो। इस तरह से भाभी जी, इस तरह से आपके जो भी है सारे जो अंडरलाइन करके रखती हूँ कि जिससे तुरंत वो आ जाए। फिर एक जगह है भाभी जी, क्या हमें अपनी आत्मा जगमगाती दिखाई देती है? जैसे शादी ब्याह में लाइटनिंग होती है, कोई मकान में थोड़ी सी लाइटनिंग करता है, कोई राजा महाराजा बहुत अधिक लाइटनिंग करता है। तो अब अपने भी आत्मा को प्रकाशित करना है, अपनी आत्मा पर भी कहीं ना कहीं तो प्रकाश है ही, अपन भी अपनी आत्मा पर प्रकाश डाल ही रहे हैं, अध्ययन करते हैं, वापस स्वाध्याय संवर सामयिक पर जोर देते हैं। तो बार बार भाभी जी पढ़ने से क्या है कि वापस मन एकदम वो हो जाता है कि नहीं अब और करना है और करना है। बहुत अच्छी बात। तो उसी प्रकार तीसरी कॉपी भाभी जी, ये भी ये तीसरी कॉपी है, नंबर लिख ली मैं सब पर। ये जो श्वेता जी करवाए थे ये सब ड्राइंगे बना के मैं कर लेती हूँ, जिससे वापस समझने में दिक्कत नहीं हो। वो बोर्ड पे करती है ये सकेंद्र और चर्मेंद्र जी का जो है, ये सारे इस तरह से। ये तीसरी कॉपी भी भर गई, अब चौथी कॉपी चालू हो गई, ये चौथी कॉपी चालू हो गई। एक ऐसे करो, भगवती सूत्र में ना एक गोडाउन तुमको बनाना पड़ेगा कॉपियां रखने के लिए तुम्हारी। ये जो है ये वाला जो श्वेता जी अभी बोर्ड पे करा रही थी, ये सारी वापस सारा ये ड्राइंग कर करके मैंने भी कर लिया, जैसे सीए प्रदेश सीए ऐसे इस तरह से। तो ये 4 कॉपियां। तो वापस कभी भी क्या है भाभी जी, रिकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कौन सी रिकॉर्डिंग में ध्यान नहीं रहता है, लिखा होता है क्वेश्चन आंसर लिखा होता है, तो बार बार पढ़ने में फिर इजी होता है और समझ में आ जाता है। ठीक है, सब कोई प्रेरणा लो और पढ़ो। सामूहिक अध्ययन में ये लाभ होता है, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। अब आपने दीपावली पर जो बताया था कि अब याद ही नहीं है, हाँ बताया था, प्रेरणा दी थी, पर पूरा विशेष लक्ष्य पूरा जैसे लिख लिया मैंने, तो वो मतलब इस तरह से बहुत मन में भाव उत्पन्न होते हैं। भगवती सूत्र पर, समता दर्शन पर आपने जो पूरा मैंने ये वाला बहुत अच्छे से थोड़ी ढंग की हैंडराइटिंग में ये लिखा था, ये वाला पूरा समता दर्शन पर। कौन कौन करोगे इतना पुरुषार्थ? पुरुषार्थ स्वयं के लिए है, विनीता किसी और के लिए नहीं कर रही है, स्वयं की आत्मा को उन्नत करने के लिए कर रही है। सब कोई करिए ऐसे।
पढ़िए अनीता जी। प्रश्न 1361 24 दंडक में अवठ्या की स्थिति कितनी है? उत्तर 5 स्थावर में अवठ्या की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट आवलिका के संख्यात्मक भाग है। शेष 19 दंडक में अवठ्या की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट अपने अपने विरह काल से दुगुनी है। प्रश्न 1362 विरह काल किसे कहते हैं? उत्तर दंडक विशेष में जितने काल तक जीव उत्पन्न नहीं होता है उस काल को उत्पत्ति का विरह काल कहते हैं। जैसे संगी मनुष्य का उत्पत्ति विरह काल जगन्य एक समय उत्कृष्ट 12 मुहूर्त है। इसका विस्तृत वर्णन श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र के 6 पद में देखें। प्रश्न 1363 24 दंडक में वर्तमान हीयमान अवठिया तीनों भंग पाए जाते हैं। फिर समुच्चय जीव में एक अवठिया भंग ही क्यों पाया जाता है? उत्तर समुच्चय जीव यानी जीव राशि की संख्या अनादिकाल से जो है वही रहेगी। अजीव कभी जीव नहीं बनेगा, इसलिए जीवों की संख्या में फेरबदल नहीं हो सकता। अतः जीव राशि में एक अवस्थित भंग ही पाया जाता है। प्रश्न 1364 सिद्धों में वर्धमान और अवठ्या की स्थिति कितनी है? उत्तर वर्धमान की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट 8 समय है। उसके बाद विरह अवश्य पड़ता है तथा अवठ्या की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 महीनों की है। 6 महीने बाद कोई न कोई जीव अवश्य मोक्ष में जाता है। प्रश्न 1365 सिद्धों में हीयमान भंग क्यों नहीं पाया जाता है? उत्तर सिद्ध आत्माएं सिद्ध अवस्था का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें संसार में नहीं आते हैं। अतः उनमें हीयमान भंग नहीं पाया जाता है। प्रश्न 1366 5 स्थावर को छोड़कर शेष 19 दंडक के जीवों के अवठ्या की उत्कृष्ट स्थिति अपने विरह काल से दुगनी किस अपेक्षा से कही गई है? उत्तर नंबर 1 19 दंडक के जीव अपने विरह काल में अवठ्या फिर जगन्य एक समय उत्कृष्ट आवलिका के असंख्यात्मक भाग तक समान संख्या में जन्म मरण, क्योंकि समान संख्या में आना जाना भी अवठ्या है। फिर नंबर 2 देशोन उत्कृष्ट विरह काल तक अवठ्या होते हैं। इस प्रकार अवठ्या की उत्कृष्ट स्थिति अपने अपने विरह काल से दुगनी समझनी चाहिए। हो गया ये? देखो विरह काल हुआ तब अवस्थित, कोई जीव जन्म नहीं रहा है, मर नहीं रहा है, और उसके बाद में एक समय जगन एक समय और आवलिका के असंख्यात्मक भाग तक समान संख्या में जन्म मरण हो सकता है। समान संख्या में जन्म रहे और मर रहे हैं बराबर है तो वो भी अवस्थित काल है। उसके बाद विरह और फिर समान संख्या में जन्म मरण, फिर वापिस विरह, तो दोनों मिलाकर दुगना विरह काल हो जाता है। अवस्था की स्थिति इस प्रकार हुई है। प्रश्न 1367 आंटी जी, हाँ आंटी जी, उत्पत्ति का विरह और उद्वर्तन का विरह दोनों एक साथ घटित हो जाते हैं? हाँ दोनों एक साथ हमेशा एक साथ घटित होते हैं या कभी कभी हो सकते हैं? नहीं, हमेशा हो जरूरी नहीं है श्वेता। कभी उत्पत्ति का विरह चल रहा है, कभी उद्वर्तन का विरह चल रहा है, तब भगवान यही बता रहे हैं अवठ्या है तो कभी दोनों का विरह चल रहा है। तो फिर चॉइस मुहूर्त हो गया मनुष्य में, ठीक है। प्रश्न 1367 नरक गति के उत्कृष्ट अवस्थित काल को स्पष्ट कीजिए। उत्तर नरक गति का उत्कृष्ट अवस्थित काल 24 मुहूर्त है। यथा नंबर 1 नरक गति का जन्म मरण दोनों का एक साथ उत्कृष्ट विरह 12 मुहूर्त प्लस नंबर 2 एक समय यावत आवलिका के असंख्यात्मक भाग तक समान संख्या में जन्म मरण, अतः अवस्थित काल प्लस नंबर 3 एक समय यावत आवलिका के असंख्यात्मक भाग कम मुहूर्त का जन्म मरण का पुनः उत्कृष्ट विरह 24 मुहूर्त तक अवस्थित काल होता है। इस आगम पाठ से यह स्पष्ट होता है कि उत्कृष्ट विरह के एक समय बाद भी
एक समय कम उत्कृष्ट विरय हो सकता है, क्योंकि अवस्थित काल एक समय भी होता है। ठीक है, विरह हुआ, 12 मुहूर्त विरह हुआ, फिर एक समय तक जीव जन्म मरण किए बराबर संख्या में, और पुनः विरह पड़ जाता है। कितनी सूक्ष्म सर्वज्ञ बता जाते हैं एक एक तत्व के विषय में। अभी जीव तत्व का चल रहा है, पहले अजीव का चला था। जीव के विषय में सभी तरफ से हमें जानकारी दी गई है इसमें। पढ़िए। तोपचे तापचे का थोकड़ा, शतक 5 उदेशक 8। प्रश्न 1368। तोपचे किसे कहते हैं? उत्तर, तोपचे यानी वृद्धि सहित दंडक विशेष में जीव जब उत्पन्न ही होते हैं, काल नहीं करते हैं, उसे तोपचे कहते हैं। काल नहीं करते हैं यानी मरते नहीं है। मरते नहीं है। प्रश्न, ये वर्धमान का भंग हो गया, ब्रैकेट में दिया ना, वर्धमान वर्धमान। हाँ जी, तो बढ़ते ही हैं वो, मतलब मरते नहीं तो बढ़ते ही हैं। प्रश्न 1369। तोपचे और वर्धमान में क्या अंतर है? उत्तर, तोपचे में सिर्फ जीवों की उत्पत्ति का वर्णन है, मरण का नहीं है। जबकि नंबर 2, वर्धमान में जन्मते हुए तथा जन्म मरण दोनों होते हुए भी जीवों की संख्या बढ़ती है, उसका वर्णन है। प्रश्न 1370। सापच्य किसे कहते हैं? उत्तर, सापच्य यानी हानि सहित दंडक विशेष में जीव जब काल ही करते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं, उसे सापच्य कहते हैं। ये मान। प्रश्न 1371। सापच्य और ये मान में क्या अंतर है? उत्तर, नंबर 1, सापच्य में सिर्फ जीवों के काल करने का वर्णन है, जबकि नंबर 2, ये मान में काल करने का तथा जन्म मरण दोनों होते हुए भी जीवों की संख्या घटती है, उसका वर्णन है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? चित्त की एकाग्रता बढ़ रही है पढ़ते हुए? हाँ जी, हाँ जी। प्रश्न 1372। तोपच्य सापच्य किसे कहते हैं? उत्तर, तोपच्य सापच्य उपचय और अपचय सहित दंडक विशेष में जीवों के जन्म मरण से संख्या घट जाए, बढ़ जाए या बराबर रहे, उसे सोपच्य सापच्य कहते हैं। इसमें वर्धमान, येमान, अवठिया तीनों भेद पाए जाते हैं। प्रश्न 1373। निरूपचय निरूपचय किसे कहते हैं? उत्तर, दंडक विशेष में जीव आकर उत्पन्न भी नहीं होते हैं और काल भी नहीं करते हैं, अवस्थित रहते हैं, उसे निरूपचय निरपचय कहते हैं। अर्थात जन्म मरण दोनों का विरह अवस्थित। प्रश्न 1374। 72 में एक ओप कथन है, सभी बोल आ गए, कोई विवक्षा रहित है, जैसे सामान्य रूप से कथन करते हैं किसी चीज का, वैसे है सभी। हाँ पढ़िए। प्रश्न 1374। समुच्चय जीव में तोपच्य भंग क्यों नहीं पाया जाता है? उत्तर, जीव राशि में नए जीव आकर उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए तोपच्य भंग नहीं पाया जाता है। प्रश्न 1375। समुच्चय जीव में तापच्य भंग क्यों नहीं पाया जाता है? उत्तर, जीव राशि में से कोई भी जीव कभी भी अजीव रूप में परिणत नहीं होता है, इसलिए तापच्य भंग नहीं पाया जाता है। प्रश्न 1376। समुच्चय जीव में तोपच्य सापच्य भंग क्यों नहीं पाया जाता है? उत्तर, अजीव जीव नहीं बनते हैं तथा जीव अजीव नहीं बनते हैं, अतः हानि वृद्धि के अभाव के कारण समुच्चय जीव में तोपच्य सापच्य भंग नहीं पाया जाता है। प्रश्न 1377। समुच्चय जीव में निरूपच्य निरपच्य भंग ही क्यों पाया जाता है? उत्तर, जीव राशि में हानि वृद्धि का अभाव होने से उनमें यह भंग ही पाया जाता है। प्रश्न 1378। 24 दंडक में तोपच्य आदि कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर, 5 स्थावर में निरंतर जन्म मरण होता है, इसलिए उनमें सिर्फ तोपच्य सापच्य
भंग पाया जाता है। शेष 19 दंडक में स्वपच्चय, सापच्चय, स्वपच्चय, सापच्चय और निरुपच्चय, निर्पच्चय ये चारों भंग पाए जाते हैं। प्रश्न 1379 सिद्ध भगवान में स्वपच्चय आदि कितने भंग पाए जाते हैं? उत्तर सिद्ध भगवान में स्वपच्चय और निरुपच्चय, निर्पच्चय ये 2 भंग पाए जाते हैं। राजगिरह नगर आदि का टोकड़ा शतक 5.9 पूर्वापर संबंध जीवों के वर्णन के पश्चात जीवाजीव का वर्णन किया जा रहा है। उत्तर प्रश्न 1380 भंते राजगृह नगर किसे कहना चाहिए? क्या राजगृह की पृथ्वी, पानी, वनस्पति, वायु, पर्वत, शिखर, नदी, पुष्करणी, आसन, शयन, स्तंभ आदि सचित, अचित, मिश्र सभी पदार्थों को राजगृह नगर कहना चाहिए? उत्तर पुष्करणी हाँ किसे कहते हैं? पुष्करणी बावड़ियों को कहते हैं। कुएं, बड़े बड़े कुएं होते हैं, कहीं सीढ़ियां होती है कुओं में उतरने के लिए, कहीं से गोल चकोर आदि होते हैं, उन्हें पुष्करणी कहते हैं। उत्तर हाँ गौतम, पृथ्वी, पानी, यावत, मिश्र सभी द्रव्यों को राजगृह नगर कहना चाहिए। प्रश्न अनुभूत कर रहे हैं अभी, एक बार बहुत देर बाद भंते गौतम आया है, साक्षात वार्तालाप करते हुए की अनुभूति कीजिए सब। पढ़िए। प्रश्न 1381 पृथ्वी, पानी आदि को राजगृह नगर क्यों कहा गया है? उत्तर किसी एक द्रव्य से नगर का निर्माण नहीं हो सकता है। पृथ्वी, पानी आदि द्रव्यों के समूह के बिना राजगृह नगर शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। राजगृह नगर जीवाजीव स्वभाव वाला है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी आदि राजगृह नगर हैं। प्रश्न 1382 राजगृह नगर के विषय में गौतम स्वामी ने प्रश्न क्यों पूछे? उत्तर भगवान महावीर के सर्वाधिक चातुर्मास राजगृह नगर में हुए, इसलिए इसके स्वरूप के विषय में गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे। प्रश्न 1383 प्रकाश और अंधकार के विषय में प्रश्न क्यों पूछे गए हैं? उत्तर नगर आदि प्रकाश और अंधकार युक्त होते हैं, इसलिए इनके स्वरूप के विषय में प्रश्न पूछे गए हैं। किसी भी वस्तु के, कोई भी पदार्थ के, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानना तत्व ज्ञान है। अपन वही पढ़ रहे हैं। राजगृह नगर है, उसी प्रकार अन्य नगर भी है जहाँ, तो सभी नगर जीवाजीव स्वभाव वाले होते हैं, प्रकाश होता है, अंधकार होता है। तो गौतम स्वामी की सहज जिज्ञासा थी, ये प्रकाश अंधकार उद्गल रूप है, क्यों होता है आदि, यही तत्व ज्ञान है। प्रश्न 1384 दिन में प्रकाश क्यों होता है? उत्तर दिन में शुभ पुद्गल रहते हैं और वे पुद्गल अन्य पुद्गलों को भी शुभ रूप में परिणत करते हैं। सूर्य की किरणों के संपर्क से रात्रि के अशुभ पुद्गल शुभ रूप परिणत हो जाते हैं। सूर्य शब्द का अर्थ शुभ वस्तु है, वह स्वयं भी शुभ है और इसके संयोग से भी शुभ परिणमन होता है। जैसे अंधकार होता है, टॉर्च जलाते ही सभी पुद्गल, टॉर्च की सीमा वाले सभी पुद्गल प्रकाशित हो जाते हैं, उसी पुद्गल शुभ रूप परिणत हो जाते हैं। प्रश्न 1385 भंते रात्रि में अंधकार क्यों होता है? उत्तर गौतम रात्रि में अशुभ पुद्गल रहते हैं। कालावरण व शीत स्पर्श अशुभ पाप प्रकृति है। सूर्य की किरणों के विरह से पुद्गल अशुभ रूप परिणत होते हैं। प्रश्न 1386 आतप नामकरण और उद्योत नामकरण दोनों पुण्य प्रकृतियां हैं, फिर सूर्य किरणों को ही शुभ क्यों कहा गया है? उत्तर पुण्य प्रकृतियां भिन्न भिन्न स्वभाव वाली होती हैं। सूर्य की किरणें अन्य पुद्गलों को भी प्रकाशित कर देती हैं, इसलिए चक्षु इंद्रिय का विषय होती है। चक्षु इंद्रिय का विषय होने के कारण दिन के पुद्गलों को शुभ और शुभ परिणाम वाला माना है। चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं होने के कारण अंधकार के पुद्गलों को अशुभ तथा अशुभ परिणाम वाला माना है। आंटी जी। हाँ बोलो। आंटी जी, यहाँ शुभ पुद्गल और अशुभ पुद्गल का तात्पर्य क्या है? जो चक्षु इंद्रिय के विषय बनते हैं उन्हें शुभ कहा गया, उन पुद्गलों को।
जो दिखाई दे रहे हैं वो शुभ, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो अशुभ। हाँ हाँ 1386 एक्सप्लेन करना है। 1387 पढ़ लीजिए, फिर दोनों एक साथ बोल देते हैं। प्रश्न 1387 आतप नामकरण और उद्योत नामकरण का उदय किन जीवों के होता है? उत्तर, आतप नामकरण का उदय सूर्य विमान के तल के जीवों के ही होता है और उद्योत नामकरण का उदय चंद्र विमान के जीवों के एवं एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक अनेक प्रकार के जीवों के भी होता है। ठीक है, इसमें ये कर्म प्रकृति है, नाम कर्म की प्रकृति है। आतप नाम कर्म एक ऐसी प्रकृति है जिसका प्रकाश उष्ण होता है लेकिन स्वयं शीतल होता है। चंद्र विमान के जो एकेंद्रीय सूर्य विमान के जो एकेंद्रीय जीव है, स्फटिक रत्न में है सूर्य विमान, इसका विमान स्वयं शीतल है लेकिन प्रकाश इसका उष्ण होता है। वो भी पूरा विमान नहीं, आतप नाम कर्म के उदय वाले एकेंद्रीय जीव, सभी एकेंद्रीय जीवों के आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता है, सिर्फ जो तल में है उसी में रहता है। और उद्योत नाम कर चंद्र विमान के जो होते हैं, प्रकाश भी शीतल होता है और विमान भी शीतल है। उद्योत नाम कर्म का इन एकेंद्रीय जीवों के होता है जो चंद्र विमान, नक्षत्र विमान आदि में रहते हैं उनके। और एकेंद्रीय से पंचेंद्रिय तक भी अनेक जीवों में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। साधु साध्वी आदि भी उत्तर विक्रिय कोई करे तो, कई विकलेंद्रिय होते हैं, बेंद्रिय तेंद्रिय चंद्रिय चमकीले होते हैं, उनकी भी शीतलता रहती है, वो भी है। एकेंद्रिय में भी पृथ्वी पानी वनस्पति आदि में कई वस्तुएं ऐसी होती है जो शीतलता प्रदान करती है, उनके भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। अब ये दोनों ही पुण्य प्रकृतियों में आती है। फिर सूर्य किरणों को ही क्यों शुभ कह रहा है, पूछा गया है। उद्योत चंद्र विमान से जो किरणें निकल रही है उन्हें शुभ क्यों नहीं कहा गया? वे भी शीतलता प्रदान कर रही है। इन्हें इसलिए है कि दिन में अगर सूर्य का ताप न हो, साधु साध्वियों का आवागमन, उनकी साधना कैसे होगी बिना सूर्योदय के? रात्रि में जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है, जीवों की यत्ना नहीं हो सकती है, आचार नहीं चल सकता है साधु और श्रावक का, धर्म की प्ररूपना आदि नहीं हो सकती है, विहार आदि कैसे होगा? इसलिए सूर्य की किरणें अन्य पुद्गलों को प्रकाशित कर देने से दिन का काम काल शुभ माना जाता है। क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है। साधना का आधार क्या है? सूर्य। अगर दिन नहीं हो, आहार गोचरी पानी साधु साध्वी कैसे करेंगे? ठीक है। इस धरती पर कोई जैन साधु साध्वियों जैसी साधना करने वाले साधक? सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा के त्यागी हैं हमारे साधु साध्वी। प्रश्न 1388 बनते नरकावासों में अंधकार क्यों रहता है? उत्तर, गौतम, नरकावासों के पुद्गल अशुभ हैं तथा उन पुद्गलों का परिणमन भी अशुभ होता है। वहाँ सूर्य किरणों का अभाव रहता है, इसलिए वहाँ के अशुभ पुद्गल कभी शुभ रूप में परिणत नहीं होते हैं। प्रश्न 1389 देव प्रायोग्य क्षेत्र प्रकाशित क्यों रहता है? उत्तर, उद्रलोक तथा अधोलोक के देव क्षेत्र में ज्योतिषी मंडल नहीं है, इसलिए वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, किंतु 4 कारणों से इनके आवास सूर्य के समान दैदित्यमान रहते हैं, यथा नंबर 1 और 2 देव और देवियों के शरीर की ज्योति से। ये देखिए पिछली क्लास में भी चला था ना, कि मैंने कहा था भरत चक्रवर्ती ने शक्रेंद्र महाराज को पूछा कि आपका मूल शरीर कैसा है, तो वो अपनी अंगुली दिखाई इतनी चमकीली, तो देव देवियों का शरीर चमकीला होता है, उस वजह से भी वहाँ प्रकाश हो जाता है। नंबर 3 वहाँ के पुद्गल शुभ होते हैं तथा उनका परिणमन भी शुभ होता है। नंबर 4 उनके रतन जड़ित भवन, विमान, सैया, आभूषण, आसन आदि की ज्योति से। वहां पे जो वृक्ष भी जितने भी आ रहा है, वृक्षों का उल्लेख आता है, वे भी सब शाश्वत है, रत्न में ही होते हैं वहां पे। प्रश्न 1390 क्या देव प्रायोग्य क्षेत्रों में कभी अंधकार होता है? उत्तर, श्रीमद् स्थानांक सूत्र स्थान 3 में वर्णन है कि देवलोक में 3 कारणों से अंधकार होता है, यथा नंबर 1 तीर्थंकर भगवान के निर्वाण के समय, नंबर 2 धर्म विच्छेद के समय और नंबर 3  12वें अंग शास्त्र दृष्टिवाद के विच्छेद होने पर।
हाँ, अब 1 मिनट देखिए। तीर्थंकर नरकावासों में तो उजाला होता है जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। देवलोकों में उजाले की आवश्यकता ही नहीं है, कि वो तो सदैव प्रकाशित रहते हैं, रात दिन वहां ज्योति के समान प्रकाशमान ही रहता है वो क्षेत्र। और धर्म का जब विच्छेद होता है, आश्चर्य हुआ ना, यहाँ 9वें से 16वें महाविद्य क्षेत्र में तो विच्छेद होता ही नहीं है। भरत ऐर्वत क्षेत्र में ही अनंत काल बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आश्चर्यकारी घटना होती है, धर्म का विच्छेद हो गया था। इस बार भी हुआ था। 9वें तीर्थंकर से लेकर 16वें तीर्थंकर का शासन चले उनके असंख्यात काल, और उसके बाद विच्छेद हो जाता। जैन साधु साध्वी चतुर्विद संघ नहीं रहता है, फिर तीर्थ स्थापना होती है। ऐसे उस समय देवलोक में एक बार जैसे ही विच्छेद होता है, अंधकार होता है। और दृष्टिवाद 12वां अंग शास्त्र, जो पूर्व 14 पूर्वों का ज्ञान भी जिसे कहते हैं, उसका भी जब विच्छेद हो जाता है तब भी अंधकार होता है। देखो ज्ञान और धर्म का कितना महत्व बताया है। देवलोक में भी जैसे ही अंधकार होता है, उनका उपयोग चला जाता है कि कोई तीर्थंकर का निर्वाण हुआ है। कितने काल के बाद नियमा तीर्थंकरों का निर्वाण काल आता ही है। महाविद्य क्षेत्र में हर 1 लाख पूर्व के बाद में कम से कम 20 तीर्थंकर तो मोक्ष में जाते ही हैं। एक साथ भिक्ष जाते नहीं है, थोड़े थोड़े समय के अंतर से जाते हैं। एक समय में उत्कृष्ट तीर्थंकर होंगे, 2 ही सिद्ध होंगे, तो 20 जाएंगे तो गैप से जाएंगे, 1-1 2-2 समय के गैप से। तो बार बार वहां ऐसे अंधकार होता जाएगा। लाइटें जैसे प्रकाशित रहती है, लाइट बंद हुई, लाइट जली, वैसे रहेगा। भाभी जी मेरा लोक सिद्धियां। हाँ बोलो। भाभी जी 1388 में है ना कि नरक में ना जो पुद्गल है वो अशुभ है, लेकिन भाभी जी हमेशा अशुभ भी देंगे, लेकिन पुद्गल का स्वाभाविक है ना, वर्णादि परिवर्तन भी तो होते रहते हैं ना असंख्य काल के बाद। परिवर्तन भी होगा तो भी वो अशुद्ध भी होंगे। जैसे काला वर्ण है, घोर अंधकार रहते हैं, काले वर्ण वाले पुद्गल जो हैं वो चले जाएंगे, दूसरे काले वर्ण वाले आ जाएंगे वहां। अच्छा, उनका दूसरा शुभ वर्ण उनमें आएंगे ही नहीं। शुभ कुछ तो आएंगे ही, लेकिन अल्प मात्रा में। जैसे कोयल काली है तो अपन किया ना, वर्णादि या पृथ्वी का है तो वर्णादि 20 बोल वाली है। शुभ आएंगे, सफेद 1 2 4 5 आ जाएंगे, और 1000 पुद्गल रहेंगे काले, तो प्रधानता काले की होगी ना। जैसे लाल फूल का पेड़ है तो लाल ही फूल उगते रहेंगे। की अपेक्षा अशुभ भी रहेंगे हैं? क्या बोली सुनीता? सुनाई नहीं पड़ा। ब्रेक हो रही थी, पूरा सुनाई नहीं दिया, आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी, सुनाई नहीं दिया पूरा अच्छे से। ओ सुनाई नहीं, मैंने कहा कि वहां के भी पृथ्वियां कठोर है, काली है, पूरी अशुभ दुर्गंधमय आदि है, तो वो पुद्गल रूप भी है। वही पुद्गल जब उनकी स्थिति पूर्ण हो जाएगी, जो काले नीले कठोर खट आदि स्पर्श वाले हैं, दुर्गंधित पुद्गल है, उनकी स्थिति पूर्ण हो गई, वो पुद्गल हट जाएंगे। दूसरे भी जो पुद्गल आएंगे वो वैसे ही पुद्गल आएंगे वहां। तो सदैव एक जैसे ही रहता है ना वातावरण। अच्छा, काले में जैसे सफेद में परिणित भी होंगे ना, तो सफेद की मात्रा बहुत कम रहेगी। हाँ, नहीं वो काले चले गए, जिनकी स्थिति असंख्यात काल की हो गई, मान लो उत्कृष्ट, वो पुद्गल हट गए वहां से, नए आके काले उत्पन्न हो जाएंगे। सफेद थे, सफेद भी चले गए, दूसरे सफेद पीले भी आए, तो अल्प मात्रा में आते हैं। कोयल का दृष्टांत आ गया ना पहले अपने प्रश्नोत्तर। आ गया। जैसे कोयल काली दिखती है, पूरी काली दिखती है, लेकिन सभी वर्णगंध रस स्पर्श है उसमें। अच्छा, 500 थोकड़े वाली में आया था, इसमें भी आ चुका है। इस क्लास में भी बताए थे आप, कई बार बता चुके कोयल वाला। तो लेकिन यहाँ पर ये हो गया कि बहुलता की अपेक्षा अशुभ में रहेगा। हाँ, वो नगण्य हो गए ना। थोड़े से पुद्गल है भी, अगर 10,000 पुद्गल अशुभ है, उसमें 2-5 पुद्गल तो शुभ रहेंगे, उनका अस्तित्व नहीं वत होगा। ठीक है भाभी जी, समझ में आया। ठीक है। और किसी का हैंड रेज है क्या? आंटी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आंटी जी, ये तीर्थंकर भगवान के निर्वाण के समय देवलोक में अंधकार होता है, तो क्या ये जैसे शोक के हिसाब से होता है? किसके हिसाब से? शोक प्रकट, मतलब जैसे हाँ, दुख प्रकट किया जा रहा है। तीर्थंकर का निर्वाण हो गया, सबको जानकारी दे रहे हैं। पर वहां के देवों को वैसे पता तो रहता ही है ना आंटी, क्योंकि वो उनको नहीं, सबको पता कैसे चलेगा? इंद्रों का आसन कंपायमान होता है, तीर्थंकरों का निर्माण होता है, तब तीर्थंकर देवता आते हैं। नहीं सॉरी, इंद्र का आसन इंद्र दे देते हैं, घोषणा कर देते हैं कि हुआ, फिर भी फैला देते हैं ताकि सबको पता चल जाए। सब तो आते नहीं है, असंख्य देव तो कल्याणकों के अवसर पर तो संख्यात देवी आएंगे। एक इंद्र आ गया, उनके साथ में मान लो 10-20 हजार लाख 2-5 लाख लोग आ जाते हैं
देवता आ जाते हैं। भाभी जी यही प्रश्न मेरा था, पर है ना हाँ। इसमें निर्वाण के समय दुख की क्या बात हुई? उल्टे उनको तो सिद्ध गति प्राप्त हो रही है, सब नहीं, कर्म क्षय सिद्ध हो रहे गति हैं। प्राप्त हो गई। भगवान महावीर का निर्वाण हुआ तो इंद्र के टप टप आंसू गिरते हुए बताए गए शक्रेंद्र महाराज के। तो एक बार हमें छोड़कर चले गए, अंधकार हो गया, तीर्थंकर भगवान अब इस क्षेत्र में नहीं है, वो तो खुशी की बात है कि निर्वाण हुआ, लेकिन उनका जाना एक बार दुखकारी लगता है। जैसे अपने यहाँ कोई चला जाता है, कोई वो प्रियजन उसी हिसाब चला से जाता है। देव भी तो चौथे गुण स्थान वर्ती है। हाँ। अच्छा भाभी जी, यहाँ नरक में उनके तीर्थंकर के जन्म के समय नरक में प्रकाश होता है, तो यहाँ देवलोक में कुछ नहीं होगा, प्रकाश ऑलरेडी है, तो वहाँ प्रकाश में प्रकाश होगा तो भी पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा। इस कमरे में हाँ, लाइट जल रही है, एक और लाइट जलाऊं, क्या पता चलेगा? हाँ। और ये जब निर्वाण होता है तीर्थंकरों का, तो वहाँ नरक में कुछ नहीं होता है क्या? वहां पे उद्योत होता है। हाँ, होता है निर्वाण। हाँ, पांच कल्याणक कौन से पांच बताएं? कल्याणक वो जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष, निर्वाण। दीक्षा, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, निर्वाण और च्यवन च्यवन। च्यवन। हाँ, तो निर्वाण में वहां तो उद्योत होता है ताकि उन्हें भी पता चले, उन्हें साता मिले, और वहां अंधकार कर देते हैं कि किसी न किसी रूप में जानकारी तो करानी थी, धर्म के प्रति भावना जागृत हो। तीर्थंकर है, इतने प्रसिद्ध होते हैं कि संपूर्ण देवलोकों में अंधकार जैसे हो रहा है। तो पांचों कल्याणक में ही नरक में प्रकाश होता है। हाँ, नहीं, च्यवन कल्याणक में नहीं होता है। च्यवन कल्याणक च्यवन का नहीं होता है। च्यवन का सिर्फ इतना ही उल्लेख आता है कि 64 इंद्र नमक के पाठ से वंदना करते हैं। ठीक है। बाकी उल्लेख नहीं मिल रहा है उसके प्रकाश का, कल्याणक का मिल रहा है। जय जिनेन्द्र भाभी जी, ये जैसे जो थाणांग सूत्र में जो बताया है, तो भगवान के निर्वाण के समय में अंधकार होता है, तो ये कितनी देर रहता है? थोड़ी सी देर, क्षण मात्र के लिए। और धर्म विच्छेद के समय भी उतना ही रहता तब बस वैसे ही नरकावासों में भी क्षण मात्र के लिए प्रकाश होता है। कहते हैं ना, क्षण में कुछ मिनट हो जाते होंगे जी। ऐसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो 7 मिनट का एक क्षण कहते हैं। 7 मिनट का 7 मिनट का एक क्षण ज्योतिषों के हिसाब से। तो अपने पास एग्जैक्ट है नहीं शास्त्रों में, ग्रंथों में, लेकिन कहते व्यवहार में क्षण मात्र कहते हैं। 7 मिनट भी रह जाए तो बड़ी बात, ये सबका उपयोग चला ही जाता है ना। अच्छा, और ये 12वें अंग का जो दृष्टिवाद के विच्छेद होने पर, तो ये तो जैसे दृष्टिवाद का तो अभी भी विच्छेद है। हाँ, तो जब विच्छेद हुआ, जिस समय अंतिम दृष्टिवाद के धारक जो थे वो अगर स्वर्गवास हो गया, उस वक्त अंधकार हो गया एक बार। अच्छा, उस वक्त के लिए थोड़ी देर के लिए, उस वक्त थोड़ी देर के लिए हुआ। अच्छा, ये तो यहाँ की अपेक्षा ही होगा, भरत ऐरवत की अपेक्षा ही, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र में तो विच्छेद होता है, वहां भी होता ही नहीं है, होता ही नहीं है वहां तो विच्छेद। जी 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 जी। हाँ। नहीं, वहां भी विच्छेद होता है, सॉरी, वहां भी वहां भी विच्छेद होता है दृष्टिवाद का। एक विजय में, जैसे तीर्थंकर भगवान मोक्ष चले गए, उनके गणधर और दृष्टिवाद के ज्ञाता मोक्ष चले गए, नए तीर्थंकर नहीं आते हैं, तब तक विच्छेद होता है वहां भी। अच्छा, नए तीर्थंकर बनते हैं तब तक उनका विच्छेद रहता है वहां। हाँ। अच्छा, आंटी, पर ये पर्टिकुलर विजय में होगा ना, पूरे महाविद्य में तो कहीं ना कहीं रहेगा ना? नहीं, पूरे महाविद्य में तो रहेगा ही, तीर्थंकर रहते ही हैं। 20 तीर्थंकर तो कम से कम रहते ही हैं, बाकी विजयों में हो सकता है दृष्टिवाद में। आंटी, अगली क्लास में मैं भी पढ़ने का भाव रख रही हूँ। हाँ जरूर। आपका नाम? मधु जैन। मधु जैन। ज्योति नाम लिख लो ना, मधु जैन का। टाकरेचा। ओके मैम। आंटी, आपने बोला कि जैसे कि अंधकार होता है, तो वहां पे देवलोक में तो सबकी बॉडी चमकती रहती है, वृक्षों में भी रत्न का उजाला रहता है, तो अंधकार किस चीज का हुआ, फिर कैसे हुआ अंधकार? वातावरण पूरा अंधकारित हो जाता है ना। ये तो कमरे में मैं एक टॉर्च लेके खड़ी हूँ, समझ लो तो, लेकिन और लाइटें सब बंद है, घोर अंधकार हो गया, तो खाली टॉर्च की खुद की रोशनी हुई, उपयोग तो जाएगा ही कि पूरा कमरा अंधकारित क्यों हो गया है। नहीं, तो जैसे उनकी बॉडी से कहते हैं ना, प्रकाश निकलता, चमकता, प्रकाश निकलता, वातावरण का अंधकार हो जाता है, वातावरण में अंधकार छा जाता है, और हो सकता है कि उनकी बॉडी से भी जाता हो। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। किसने पूछा? मैं वंदना बोथरा। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो? बीकानेर से। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप तो बीकानेर हो ना, उपाध्याय प्रवर आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप नोखा भी जा रहे हो, पूछ के हमें भी बता देना, नोखा पास में ही है ना? हाँ, अभी जाके आए थे थोड़े दिन पहले। हाँ, तो ये प्रश्न आप पूछ के हमको भी बताइएगा। ठीक है।
आंटी ये जैसे आपने बोला एकेंद्रीय जीव वो सूर्य विमान के तल में ही रहते हैं क्या? उसमें उन्हीं में आताप नामकम का उदय होता है क्या? हाँ, सिर्फ उन्हीं में। सभी पूरे सूर्य विमान का जो स्फटिक रत्न है ना उसमें नहीं रहते हैं। ये कर्ण प्रकृति में उल्लेख आया हुआ है। ठीक है। सभी असंख्यात सूर्य विमान है। अढ़ाई द्वीप के बाहर, अढ़ाई द्वीप में 132 है, अढ़ाई द्वीप के बाहर तो असंख्यात है। तो सभी के उनके तल में जो पृथ्वी का एक जीव है उन्हीं में आतप नाम कर्म का उदय होता है। ठीक है। मानसी च्यवन पे नमोथुनंग बोलते हैं या जन्म पे? च्यवन पे। जब वो गर्भ में आते हैं उस वक्त आसन कंपायमान होता है, तब 64 इंद्र अपने आसन से उतरते हैं, 7-8 कदम आगे जाते हैं और 2 नमोथुनम देते हैं। हेलो आंटी जी। हाँ बोलिए। हेलो आंटी जी। हाँ बोलिए। वो हमारा बुक नहीं आया अभी, 8 दिन हो गया, पैसा भी पे कर दिया और वो नंबर से फोन कर रहे तो फोन नहीं उठा रहे। आप वहाँ मैसेज भेज दीजिए ना, व्हाट्सएप कीजिए, या तो अभी कोई डिले हो रही होगी। 8 दिन में आई नहीं हो, बाकी सबकी तो आ गई है ना जिन्होंने मंगवाई। हाँ मेरी नहीं आई, इसीलिए आप वहाँ पर है ना, भेज दीजिए ना, व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा ठीक, व्हाट्सएप पर एड्रेस वगैरह दिया और वापस एड्रेस और भेजा उनको, अकाउंट नंबर लिख के हाँ व्हाट्सएप कर अकाउंट दीजिए। नंबर पे पैसा भी भेज दिया, एड्रेस भी भेज दिया, पर आई नहीं अभी। ठीक है, वापस व्हाट्सएप कर दीजिए कि पहुंची नहीं। ठीक है। हाँ। जय जिनेन्द्र आंटी। एक्चुअली तीर्थंकर का जन्म तो मध्य रात्रि में ही होता है ना? हाँ। मतलब रात्रि आके आपने अभी ऐसा ही सुनी मैं कि अशुभ है बोल, फिर वो अशुभ कैसा है आंटी? नहीं, रात्रि के पुद्गल अशुभ है, लेकिन उनका जन्म काल वही होता है, वो शुभ बन जाता है उस वक्त। उसी वक्त इंद्रों का आवागमन होता है, पूरी आ जाती है, एकदम वातावरण पूरा जगमगाने लगता है। 56 दिशा कुमारियां पहुंच जाती है उसी समय। शक्रेंद्र महाराज अपने पूरे देवों के साथ में वहां आते हैं। रत्नमय प्रकाश, नगाड़े, गीत सब बजने लग जाते हैं, प्रकाशित हो जाता है। अच्छा। हाँ बोलिए प्रमिला जी। जय जिनेन्द्र। मैं पूछ रही हूँ कि ये आपका को उद्योग शुभ है ना, शुभ पुद्गल है ना, तो फिर इनको पहले गुणस्थान में कैसे लिया, दूसरे गुणस्थान में कैसे लिया, उद्योग और बंध में? किसके? आतप नाम कर्म क्या? हाँ, पुद्गल शुभ है तो क्या हुआ? पहले मिथ्या दृष्टि जीवों के पास शुभ पुद्गल नहीं होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव भी कई बहुत सुंदर होते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, शुक्ल लेशा भी आती है, अपार धन संपत्ति होती है उनके पास भी, पुण्य पाप दोनों होते हैं। मिथ्यात्व के बल से वो मुक्त नहीं हो पाते हैं, मोक्ष नहीं जा पाते हैं, भौतिक संपदा तो हो ही सकती है उनके पास। और शंकर भगवान के आंसू गिरते भी मतलब कुछ शास्त्र में आया? हाँ, आचारांग सूत्र में। तो आंसू गिरते तो उनके आंसू जैसे मतलब आंसू जैसे पुद्गल, वैसे पुद्गल टप टप गिरते हैं, ऐसा कहा जाता है। हेलो। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी, ये च्यवन जन्म होना होता है क्या? क्या च्यवन होता है ना? च्यवन शब्द का अर्थ है नीचे आना, तो ऊपर से देवलोक से आते हैं माँ के गर्भ में, उसे च्यवन कहते हैं। यद्यपि नरक से भी आते हैं तीर्थंकर भगवान, वो शब्द च्यवन कल्याणक की कहा जाता है, लेकिन जब 14 स्वप्न देखते हैं तो जिस तीर्थंकर का जीव देवलोक से आता है उनकी माता विमान को देखती है 12वें स्वप्न में, और जिनका जीव नरक से आता है उनकी माता भवन को देखती है 12वें स्वप्न में। ये एक 12वें स्वप्न का अंतर है, लेकिन शब्द च्यवन ही होता है। नीचे है नरक में, तब तो ऊपर आते हैं वो लोग तिर्यक लोक में। व्यवहार में एक ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। क्या अंतर होता है आंटी? किसमें? निर्वाण और मोक्ष में क्या अंतर होता है? कुछ नहीं है, मोक्ष बात एक ही है, सभी एकार्थक की है। मोक्ष यानी मुक्त होना, सर्व कर्मों से मुक्त होना। निर्वाण बुझ जाना, कषायों का बुझ जाना, ऐसा कुछ शब्दार्थ है इसका। एक बार देख के फिर बताऊंगी, किसी को ध्यान है तो बता दो। निर्वाण और मोक्ष का अंतर, एकार्थक होते हुए भी ज्ञानियों की दृष्टि में इसमें भेद होता है। भाभी जी, ये 56 दिशा कुमारियां कौन होती हैं? ये दिशा कुमार भवनपति के दिशा कुमार जाति की देवियां हैं।
इनका जीताचार है, ये तीर्थंकरों के जन्मोत्सव पर आती है और सारी रचना करती है। माता को नहलाना, पीठी मालिश आदि करना, सूची काटना, गीत गाती है, हाथ में दीपक लेकर, चंवर लेकर आदि महोत्सव मनाती है। उसके बाद शक्रेंद्र महाराज आते हैं, वो तो क्षेत्र कहते को, हैं ना, नगर को भी इंद्र के आगमन योग्य बना देती है, पूरा सुगंधित कर देती है। इसमें ऐसा आया हुआ है कि 56 अंतर दीप कहाँ कोई ध्यान आ रहा है कि पढ़ा हुआ है कि अशुचि साफ करने आती है, तो उनके तीर्थंकर की अशुचि थोड़ी मानते ही नहीं है ना। नहीं, माता का जन्म होता है तो नाला आदि काटती है अच्छा, ना। अच्छा, नाला काट कर उसको बूर देती है राजमहल के बाहर, हीरों से जड़, हीरे आदि रत्नों से उस नाले के साथ बूर देती है राजमहल की उत्तर दिशा में। ये तीर्थंकर को जो केवल लोग कहते हैं ना, तो केवल के बाद मोक्ष होता है क्या सुना ही नहीं पड़ा? ये तीर्थंकर में जो केवल कहते हैं ना आंटी, दीक्षा, केवल, मोक्ष और चवन, तो ये केवल क्या होता है? केवल ज्ञान? हाँ, केवल ज्ञान होता है, तब समोसरण की रचना करते हैं देवता। हाँ हाँ, तो ये जो 4 तप करते हैं उनके केवल ज्ञान होने का करते हैं अपन। हाँ, उनका कल्याणक करते हैं ना आंटी? हाँ हाँ, तीर्थंकर कल्याणक का वर्णन आ चुका है ना पहले प्रश्नोत्तरों में। एक बार देखो विनीता, कौन से प्रश्न नंबर 2 कल्याणक के? श्वेता देखो जल्दी से। नहीं तो उनको भी केवल होता है, उसका तपस्या करते क्या आंटी? यूं पूछ रही है, केवल ज्ञान होता उसका? हाँ, तपस्या में है। भगवान महावीर बेले की तपस्या में थे, केवल ज्ञान हुआ उस वक्त। साधना काल ही कहा जाता है ना उनका। जी। दीक्षा लेने के बाद साधु साध्वियों का भी साधना काल ही चलता है उनका। तीर्थंकर भगवान भी साधना करते हैं उस समय। हाँ, नहीं तो तिथि से होता है ना उनका, यूं पूछ रही मैं आपसे। उनका क्या होता है? तिथि से होता है ना केवल, जैसे तो केवल ज्ञान होना कहलाता है वो। जैसे तिथि से होता है, मतलब जिस तिथि के दिन होता है उस तिथि का वापस उपास करते हैं। वो तिथि कहलाती है ना। जैसे वैशाख सुदी दशम के दिन क्या भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, तो उस तिथि में उनको हुआ। ओके, कृपा करिए। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र आंटी, वो लिखा हुआ ना, नरकवास के पुद्गल अशुभ है तथा उन पुद्गलों का परिणमन भी अशुभ होता है। वहाँ सूर्य की किरणों का अभाव रहता है, मतलब सूर्य की किरणों से अशुभ पुद्गल होते हैं, अशुभ शुभ। हाँ, व्यवहार में सामान्यतया देखो, जो भी लोक में है, तिर्यक लोक में तो जैसे ही सूर्य आता है और सब चीज प्रकाशित हो जाती है, वहां सूर्य है नहीं तो वो अंधकार ही पड़ा रहता है। नहीं, अंधकार रहता है तो मतलब अशुभ पुद्गल अंधकार को अशुभ ही माना है। तो मतलब अब उन्होंने अभी किसी ने प्रश्न किया ना कि अंधकार अशुभ है, तो तीर्थंकरों का जन्म अर्धरात्रि में क्यों होता है? कितना सबका क्षोक्षम अच्छा है, शुद्ध भक्ति कितनी अच्छी है। इतने प्रश्न। चंद्रमा का तो निर्मल प्रकाश है ना आंटी? हाँ, निर्मल प्रकाश है, लेकिन वो संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित नहीं कर पाता है ना। हाँ, सूक्ष्म जीवों को देखने लायक नहीं बता सकता है ना। साधना नहीं हो सकती है उस समय। साधु साध्वी आहार विहार गोचरी आदि नहीं कर सकते हैं ना जी। जीवों की उत्पत्ति भी अधिक होती है। दिन में सूर्य जीवों की उत्पत्ति कम होती है। सूर्य के ताप से स्नेह काय कहाँ नष्ट हो जाती है। तो मतलब वो नरकवास में अगर अंधेरा है इसीलिए वहां पे जीवों की उत्पत्ति ज्यादा है, इसलिए अशुभ पुद्गल ज्यादा है वहां पे। नहीं, जीवों की उत्पत्ति तो ठीक है। मां नरकावासों में तो नेरी के एक केंद्रीय जीव तो है ही, जैसे यहाँ ठसाठस भरे हुए, वहां का वातावरण ही अशुभ है। अगर कोई चीज में बहुत दुर्गंध आती है, धूप में रख दो तो वो दुर्गंध हट जाती है ना। तो वहां दुर्गंध हटने का मौका ही नहीं मिलता है, सूर्य का प्रकाश ही नहीं आता है। तो वहां पे भी क्या टसाटस भरा हुआ है, जैसे यहाँ पे भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? पुद्गल यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, ठसाठस भरे हुए हैं करके। हाँ, वहां भी ठसाठस भरे हुए हैं, सभी जगह भरे हुए हैं। ओके, थैंक यू। ठीक। हेलो। हाँ, बोलिए। आंटी जी, हाँ, चमरिंद जी के उत्पाद के थोकड़े में पूरा पढ़ने को मिलेगा कल्याणक का सारा। हाँ, नंबर बोल दो ना थोड़ा से। क्वेश्चन नंबर 939 से है आंटी जी, सब दिया हुआ है। नंदीश्वर द्वीप पर किस प्रकार से जाते हैं वो सब पूरा दिया हुआ है। सबको एक बार पढ़ लीजिएगा ना कल्याणक का। हाँ, बोलिए, हैंड रेज है, टाइम हो गई लेकिन बोलिए दीजिए। हाँ आंटी जी, आपने जैसे बताया निर्वाण के लिए
तो जो केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं, जैसे मरुदेवा माता, उनके लिए हम निर्वाण नहीं बोलेंगे। तो निर्वाण सिर्फ तीर्थंकर भगवानों के लिए नहीं बोलेंगे? नहीं, उनके लिए भी निर्वाण बोलेंगे, वो भी निर्वाण को प्राप्त हो गई। तीर्थंकर के लिए नहीं, सबके लिए, जो भी केवली मोक्ष में जाते हैं सबके लिए निर्वाण शब्द। वो आंटी हमने ऐसे सुना भाभी है जी, कि हाँ, जैसे ये जिनका अलग मनाते हैं ना। जैसे तीर्थंकर भगवान है तो यहाँ से उनकी जैसे आत्मा निकलती है ना जब, तो वहां निर्वाण होगा, और जब शिला में स्थित हो जाती है तो वो मोक्ष हो जाता है। ऐसे नहीं नहीं सुना नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक ही बात है। शब्द ये मोक्ष, मुक्त हो गए। मुचलरी धातु मोक्ष नहीं, इसका यही आता है कि सर्व कर्मों से मुक्त हो गए। भाभी जी वो एकदम एग्जैक्ट आंसर कल्याण किसे कहते हैं 944 है, 944 945 श्वेता जी ने बता ही दिया। मतलब वो है ही, क्वेश्चन ही वही है, कल्याण किसे कहते हैं। विस्तार हो गई, कल्याण उसमें सभी आ ही जाएगा। हाँ हाँ, पूरा उसी में। पुराना भी सब कोई पढ़ा करिए ना। एक आगम देखिए, आज कितने कम प्रश्न, सबको समझ आ रहा था ये वर्धमान हीयमान, अब थोड़े सरल लगने लग गए ना इतने दिन पढ़ते पढ़ते। तो जैसे और अभ्यास करेंगे बहुत सरल लगने लग जाएगा। उन्नीस वर्षों तक जो 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले मुनि पूर्वों का ज्ञान सीखते हैं, 19 वर्ष तक सिर्फ 11 अंगों का शास्त्र। पूर्वों का ज्ञान इतना विशाल है, 1 वर्ष में सीख जाते हैं, क्योंकि क्षोक्षम बढ़ जाता है अभ्यास करते करते। तो अब भी आप लोग देखो, बार बार पढ़ रहे हो भगवती सूत्र, कितना सरल लगने लग रहा होगा। ठीक है, टाइम हो गई ना, 3:35 हो गए। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सबको। अनंत कृपा कराइए आंटी जी। धन्यवाद। ज्योति जी मीटिंग ऐड कर दीजिए। हाँ मीटिंग ऐड कर दीजिए। ओके।